हेलो मेरे दोस्तों, क्या हाल है? क्या हाल है? क्या हाल है? कैसे हो आप सब? अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो ना सब? अच्छी बात है, अच्छे से पढ़ाई करनी है। आज का टॉपिक ना थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए ना हम डायरेक्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। आज आज इधर उधर की बातें बाद में करेंगे, अगर टाइम बचा तो, क्योंकि आज का टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है बहुत आसान टॉपिक। टैक्स ऑडिट, ऑडिट अंडर फिस्कल लॉज, बहुत आसान टॉपिक है। बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन करके तुम्हारे लिए नोट्स बनाए हैं, और साथ ही साथ जितने हमने इंपॉर्टेंट क्लॉजेज है ना वो तो सारे कवर कर ही लिए, छुटपुट छुटपुट छोड़ दिए, क्योंकि अब रिवीजन कर रहे हैं ना, थोड़ा बहुत तो छोड़ना भी पड़ेगा। अभी एक सवा घंटे में हमारे को चैप्टर कंप्लीट करना है, तो इसके अंदर थोड़ा बहुत तो छोड़ना पड़ेगा ना। तो चालू करते हैं। ऑडिट अंडर फिस्कल लॉज। सबसे पहले ये होता क्या है टैक्स ऑडिट? देखो क्या होता है। अब जो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट तो कर ही लिया है, अब सरकार को टैक्स तो जमा कराना पड़ेगा ना। अब टैक्स जमा कराने के लिए ना एक पहले ऑडिट होएगा उस कंपनी का, तो उस कंपनी का जो ऑडिट होगा टैक्स के लिए, उसे बोलते हैं टैक्स ऑडिट। अब वो क्या होता है, जैसे आईटीआर भरने से जस्ट एक महीने पहले तक की उसकी ड्यू डेट होती है। अब आईटीआर भरने की कंपनी की ड्यू डेट्स क्या होती है? 31 अक्टूबर। जिन कंपनी पे टीपी नहीं लगता तो उसकी 31 अक्टूबर डेट होती है आईटीआर भरने की, और 30 सितंबर ड्यू डेट होती है टैक्स ऑडिट की। फिर टैक्स ऑडिट रिपोर्ट 30 सितंबर तक चली जानी चाहिए। टैक्स ऑडिट रिपोर्ट क्या है? इसके अंदर यूडिन जनरेट होता है, जो ऑडिटर जनरेट करता है यूडिन अपना, उसके अंदर डालता है। टैक्स ऑडिट के अंदर ना काफी सारे क्लॉजेज होते हैं। एक तरह से टैक्स ऑडिट इज अ फॉर्म, जैसे आईटीआर एक फॉर्म होता है ना, ऐसी टैक्स ऑडिट भी एक फॉर्म है, जिसके अंदर दो पार्ट्स होते हैं, 3CA और 3CD। 3CA, 3CB, 3CD। तो 3CA किसी पे लागू होते हैं, 3CB किसी पे लागू होते हैं, 3CD सब पे लागू होता है। 3CD के अंदर सारे क्लॉजेज होते हैं हमारे, और 44 क्लॉजेज होते हैं। अब 44 क्लॉजेज, अब भाई जो आईसीआई है हमारा कुछ भी क्लॉजेज पूछ सकता है, बट जो इंपॉर्टेंट जिसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं ना वो हमने सारे कवर करे हैं, और भी ज्यादा करे हैं कवर जिसके ऊपर क्वेश्चंस नहीं आते, बट मेरे को लगता है कि क्वेश्चंस आ सकते हैं और थोड़े इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो तुम्हें वो क्लॉजेज जितने मैंने कराए वो तो करके जाने ही जाने हैं। आसपास के अगर तुम्हें टाइम मिले तो वो भी कर लेना, बट ये वाले तो करके ही जाने जाने हैं, क्योंकि ये वाले क्लॉजेज में से तो मोस्ट ऑफ द टाइम आईसीए क्वेश्चंस पूछता ही पूछता है। तो इनको तो अच्छे से परफेक्ट कर लेना, और जो बाकी बच जाएंगे वो तुम्हारे ऊपर है। अगर तुम्हारे पास टाइम बचता है तो कर लेना, अदरवाइज छोड़ के चले जा सकते हो, इतने इंपॉर्टेंट क्लॉजेज नहीं है वो। तो चालू करते हैं टैक्स ऑडिट। अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है, हु कैन ऑडिट अंडर इनकम टैक्स एक्ट? जो अब ये जो टैक्स ऑडिट है ना, जिसको इनकम टैक्स की बहुत अच्छे से नॉलेज है ना, उसके लिए चैप्टर कुछ भी नहीं है, उसे पूरा चैप्टर आसान लगेगा। बट जैसे हम स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स हैं उन्हें थोड़ा मुश्किल लग सकता है, क्योंकि हमारा इनकम टैक्स का इतना काम होता नहीं है। बट कोई नहीं, अगर इनकम टैक्स बेसिक आती है और थोड़ी बहुत तुम्हें अंडरस्टैंडिंग है उन सेक्शंस की जो हम कवर करेंगे, तो तुम्हारे लिए वो भी आसान है। वरना मैंने उसके अंदर भी एक्सप्लेनेशन दे दी है सेक्शंस की, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तुम्हें क्लॉजेस के साथ सेक्शन भी एक्सप्लेन करूंगा, कोई दिक्कत आई तो हम बुक खोल लेंगे, वैसे दिक्कत आएगी, मैंने सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या क्या कहते हैं कि हु कैन ऑडिट अंडर इनकम टैक्स एक्ट। अब भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट है ना, वही कर सकते हैं ऑडिट अंडर इनकम टैक्स एक्ट। समझ गए? बस इतना याद रखना, हु कैन ऑडिट अंडर इनकम टैक्स एक्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट। उसके बाद आता है ऑडिट रिपोर्ट के फॉर्म्स कौन कौन से होते हैं। मैंने क्या बताया था, 3CA या 3CB एक ना एक लागू होगा, 3CD सब पे लागू होगा। और 3CA के अंदर क्या होता है, रिक्वायर्ड ऑडिट अंडर एनी अदर लॉ। अब अगर मान लो कंपनी की कोई टैक्स ऑडिट जो करा रहे हैं उसकी स्टैट्यूटरी ऑडिट हो गई है, मतलब किसी और लॉ में ऑडिट हो चुकी है, तो उसके लिए 3CA फॉर्म लगेगा। बट उसकी कहीं और ऑडिट नहीं हुई है, उसके अंदर लगेगा 3CB फॉर्म। नो ऑडिट रिक्वायर्ड बाय एनी अदर लॉ। हो सकता है ना ऑडिट रिक्वायर्ड ना हो, बट टैक्स ऑडिट के अंदर वो फॉल कर रहा होगा। टैक्स ऑडिट की भी अलग अलग रिक्वायरमेंट है, जो कि हम पढ़ेंगे किस किस के लिए टैक्स ऑडिट रिक्वायर्ड है, या किस किस को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स या फिर टैक्स ऑडिट करवाना जरूरी है। उसके अंदर हम 2-3 कंडीशंस पढ़ेंगे। उन पे हो सकता है कि कहीं और ऑडिट ना होती हो, तो इनकम टैक्स में तो होगी होगी। ठीक है, अब जो 3CD फॉर्म, जो 3CA किस पे लगता है, जिसकी कहीं और ऑडिट हो चुकी है बुक्स की। 3CB किस पे लगता है, कहां जिसकी कहीं और ऑडिट नहीं हुई है, उसे 3CB फॉर्म भरना पड़ता है। और 3CD दोनों को भरना होता है, जिसकी ऑडिट हुई है, जिसकी ऑडिट नहीं हुई है। तो पर्टिकुलर्स टू बी फर्निश्ड विद ऑडिट रिपोर्ट, इसके अंदर जितने हमारे क्लॉजेज हैं 44 के 44 क्लॉजेज, वो 3CD के अंदर आते हैं, फॉर्म 3CD के अंदर। अब आता है हु शुड गेट अकाउंट्स ऑडिटेड। ये बोल रहा है जो इनकम टैक्स के अंदर जो हम ऑडिट की बात कर रहे हैं, इनकम टैक्स ऑडिट की जो टैक्स ऑडिट है वो किस किस को करानी होती है। जो मैंने तुमसे पहले बताया कि हो सकता है ना कि कहीं और ऑडिट ना होती, इनकम टैक्स के अंदर वो फॉल कर रहा हो, तो यहाँ पे तो उसे ऑडिट करानी पड़ेगी। तो इसके अंदर आता है बिजनेस जिसका टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर हो, ऑडिट इज रिक्वायर्ड। बट इफ टर्नओवर इज ग्रेटर देन 1 करोड़,
बट लेस देन और इक्वल टू 10 करोड़ एंड 95% थ्रू बैंकिंग चैनल्स आ रहे हैं तो नो ऑडिट रिक्वायर्ड। इसका क्या मतलब है? ये बोल रहे हैं कि किसी की टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है, उसे तो ऑडिट रिपोर्ट कर, ऑडिट यहां पे इनकम टैक्स में ऑडिट करानी मैंडेटरी है। बट जिसकी ऑडिट जिसका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है और 10 करोड़ या फिर उससे कम है, बट उसका जो 10 करोड़ या फिर उससे कम जितना भी रेवेन्यू आ रहा है और 95% बैंकिंग चैनल्स के थ्रू आ रहा है। अब बैंकिंग चैनल्स का क्या मतलब है? जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के थ्रू आ रहा है, मतलब जैसे नहीं होता ईसीएस के थ्रू आ रहा है, चेक के थ्रू आ रहा है, पे चेक, डिमांड ड्राफ्ट, इन सब के थ्रू उसका टर्नओवर आ रहा है, मतलब ट्रेसेबल टर्नओवर है, कैश में टर्नओवर नहीं आ रहा है, तो हम इसका ऑडिट नहीं कराएंगे। 95% से ज्यादा, 95% या उससे ज्यादा बैंकिंग चैनल्स के थ्रू आ रहा है तो उसका ऑडिट मैंडेटरी नहीं है। बट अगर उससे कम हो रहा है, जैसे 94% हो रहा है, तो उसका ऑडिट कंपलसरी हो जाएगा, क्योंकि उसका 1 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर है और 95% से कम जो बैंकिंग चैनल्स के थ्रू आ रहा है। समझ गए? उसके बाद आता है प्रोफेशन। प्रोफेशन में क्या बोलते हैं? रिसीट्स 50 लाख से ज्यादा ऑडिट इज रिक्वायर्ड। इसके अंदर वो बैंकिंग चैनल्स वाला काम ही नहीं है, इसमें रिसीट्स, क्योंकि भाई जो प्रोफेशन होता है, जैसे हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं जिनकी प्रैक्टिस होती है, उसकी अगर 50 लाख से ज्यादा का टर्नओवर है, चाहे वो बैंकिंग चैनल्स के थ्रू आए या ना आए, उसका ऑडिट रिक्वायर्ड है ही है, उसका ऑडिट कंपलसरी है। फिर आता है बिजनेस अंडर सेक्शन 44 ए बीबी ट्रिपल बी एडी एडीए। तो इसमें क्या बोलते हैं? क्लेम्स लोअर प्रॉफिट। इनके ना अलग अलग जो ये सेक्शन है, 44 ए, 44 बीबी, 44 ट्रिपल बी, एडी एडीए, इसके अंदर ना एक स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ टर्नओवर का प्रॉफिट दिखाना होता है। अगर हम एडी की बात करें जैसे 8%, 6%, या फिर बीबी की बात करें 10%, और ए की बात करें जो वो ट्रांसपोर्ट वाला होता है, इनके अंदर ना एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टर्नओवर का प्रॉफिट दिखाना जरूरी है। अगर वो उस टर्नओवर जितना जो स्पेसिफिक परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट नहीं दिखा रहे, उन्हें फिर ऑडिट कराना जरूरी है। मान लो 8% है प्रॉफिट, वो दिखा रहा है 5%, तो भाई वो ऑडिट तो करवाएंगे ना फिर, क्योंकि वो उतना प्रॉफिट नहीं दिखा रहा है, इतना टैक्स जमा नहीं करा पा रहा है वो, तो उसके अंदर ऑडिट मैंडेटरी हो जाएगा। इसके अंदर ये 3 कंडीशंस हैं कि अगर बिजनेस का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है तो ऑडिट रिक्वायर्ड है, बट 10 करोड़ या उससे कम है और 95% जो रिसीट्स है बैंकिंग चैनल्स के थ्रू आ रही है, जैसे डिमांड ड्राफ्ट, पे चेक और ईसीएस के थ्रू आ रहा है, तो उसके अंदर ऑडिट रिक्वायर्ड नहीं है। और बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंदर बैंकिंग चैनल्स नहीं देखेंगे, हम ये देखेंगे अगर 50 लाख से ज्यादा की रिसीट है, चाहे वो बैंकिंग चैनल्स के थ्रू आ रही है चाहे कैश में आ रही है, उसको ऑडिट रिक्वायर्ड है। और जितने भी स्पेशल सेक्शन है 44 ए, 44 ट्रिपल बी, बीबी, एडी, एडीए, इसके अंदर अगर स्पेसिफिक परसेंटेज जो लॉ में लिखी है उसके हिसाब से टर्नओवर का प्रॉफिट नहीं दिखा रहे, फॉर एग्जाम्पल 8%, 6%, उससे कम को दिखा रहे, फॉर एग्जाम्पल 5%, इसके अंदर ऑडिट उसका मैंडेटरी रिक्वायर्ड हो जाएगा, इनकम टैक्स के अंदर ऑडिट। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आ जाता है, कैलकुलेशन ऑफ टर्नओवर फॉर अबव पर्पसेस। अब ये जो टर्नओवर है ना 44 ए, बी बी, ट्रिपल बी, इसके अंदर कैसे टर्नओवर कैलकुलेट करेंगे जिसके ऊपर उन्होंने प्रॉफिट उससे कम या ज्यादा दिखाया, वो हमें पता चलेगा। तो इस प्रॉफिट, ये जो टर्नओवर कैलकुलेशन है ना, ये कभी बार क्वेश्चन में पूछ लेते हैं आईसीआई क्वेश्चन में। तो अब ये बोलता है सबसे पहले कि कमीशन इनकम 44 एडी नॉट एप्लीकेबल। क्या बोलता है? कमीशन इनकम है 44 एडी के अंदर नहीं आएगी, नॉट एप्लीकेबल। 44 एडी क्या होता है? प्रोफेशन वाला बिजनेस है, इसके अंदर कमीशन इनकम नहीं लेंगे। उसके बाद में टर्नओवर है, हम क्या क्या लेंगे? सबसे पहले टर्नओवर तो लेंगे जो आ रही है टर्नओवर, उसके अंदर लेस कर देंगे जो डिस्काउंट अलाउड कर दिया इनवॉइस के अंदर ही। इनवॉइस के अंदर आ गया अमाउंट, उसको लेस करके दिखा रहे हैं तो हम वो टर्नओवर से हटा देंगे। उसके बाद आ रहा है जो कैश डिस्काउंट दे रहे हैं ना, उसे नहीं हटाएंगे, नॉट डिडक्टेबल फ्रॉम टर्नओवर। ये जो कैश डिस्काउंट है इसको नहीं हटाएंगे हम टर्नओवर में से। मतलब अगर कैश डिस्काउंट तुम दे रहे हो ना तो टर्नओवर में वो इंक्लूड ही माना जाएगा, उसको माइनस नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल 40 लाख की सेल हुई, ठीक है, इनवॉइस टोटल हमारी 40 लाख की सेल हुई, उसके अंदर इनवॉइस पे तुमने कुछ डिस्काउंट दिया, अब हमने ग्रॉस सेल्स लिखी होगी 40 लाख की, उसके अंदर इनवॉइस वाला डिस्काउंट हमने नहीं कंसीडर करा होगा, उसको लेस कर देंगे। कैश डिस्काउंट दिया होगा उसको लेस नहीं करेंगे। फिर उसके बाद ट्रेड डिस्काउंट होगा उसको भी लेस कर देंगे। उसके बाद कोई स्पेशल रिबेट दे रखी होगी उसको भी लेस कर देंगे। फिर सेल्स रिटर्न है इंक्लूडिंग सेल्स फ्रॉम प्रीवियस ईयर, उसको भी लेस कर देंगे। सेल रिटर्न भी तो हमारी टर्नओवर कम कर रहा है ना, तो वो टर्नओवर में नहीं आएगा, उसमें थोड़ी हम टैक्स जमा कराएंगे। जो सेल ही वापस हो गई, पैसा ही वापस आ गया, मतलब सॉरी, पैसा हमें वापस देना पड़ा, पैसा हमारे पास आया था हमें वापस देना पड़ा, हमारा प्रोडक्ट वापस आ गया। अभी जो स्पेशल रिबेट है क्या होता है? स्पेशल रिबेट होता है अलाउड कब कब होगी? नेचर ऑफ ट्रेड डिस्काउंट। मान लो ट्रेड डिस्काउंट वाली ही रिबेट है, मतलब जो ट्रेड डिस्काउंट देते हैं उसको नया नाम दे दे स्पेशल रिबेट। स्पेशल रिबेट है उसको, जैसे ट्रेड डिस्काउंट हो ना, उसको एक चादर से ढक दिया, उस चादर का नाम है स्पेशल रिबेट। तो स्पेशल रिबेट वाली चादर से ढक दिया है तो ट्रेड डिस्काउंट ना, तो वो अलाउड हो जाएगा, बस उसका नाम चेंज हो गया क्योंकि वो चादर से ढक दिया।
तो वो अलाउड हो जाएगा। उसके बाद डिसअलाउड कौन जाएगा, नेचर जो कमीशन है, कमीशन ऊपर भी नहीं लेते 4480 का जहां पे हमने हटाया था यहाँ पे, तो कमीशन यहाँ पे भी नहीं लेंगे, वो डिसअलाउ कर देंगे, वो लेस नहीं करेंगे कमीशन को, कमीशन वो हमारा पार्ट ऑफ टर्नओवर माना जाएगा। तो इसके अंदर नेचर ऑफ कमीशन वाली चादर से ढक दिया और कमीशन को स्पेशल रिबेट की चादर से ढक रहे हैं। यार क्या होता है, जैसे कभी कभी सेल कराते हैं ना, तो जो मार्केटिंग वाले बंदे होते हैं ना, कमीशन चार्ज करते हैं। अब वो कमीशन चार्ज करते हैं ना, उसे हम टर्नओवर से नहीं घटाएंगे, वो तुम्हारी सेल बढ़ा रहा है, ऐसे समझ लो, वो सेल बढ़ा रहा है बट वो है तो पार्ट टर्नओवर का ना, तुम अपनी सेल बढ़ाने के लिए कमीशन दे रहे हो, ठीक है, उसको हम नहीं हटाएंगे, उसको स्पेशल रिबेट की चादर से ढक रहे हैं कमीशन को। भाई कमीशन को तुम ढक लो कितना भी, हम उसे नहीं हटाएंगे, वो डिसअलाउड है तो डिसअलाउड है, उसको टर्नओवर में हम क्या रखेंगे ही रखेंगे। समझ गए, ये वाला क्वेश्चन आ जाता है। ये जो फॉर्मूला है ना, इसे याद रख लेना बस, कि टोटल टर्नओवर की कैलकुलेशन में क्या क्या चीजें लेंगे। एक नोट है, स्पेशल नोट क्या है, ये बोलते हैं सेल ऑफ शेयर सिक्योरिटी बॉन्ड विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टर्नओवर। अरे यार भाई, अब जो सेल कर रहे हैं हम सिक्योरिटी शेयर्स की, अगर वो टर्नओवर का पार्ट बन गए, क्या होता है कभी कभार, मान लो हमने 100 रुपए के 1000 लॉट उठाए, मैं तुम्हें एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, 100 का शेयर्स था और हमारे पे 10 मतलब 1000 शेयर्स थे, ठीक है, तो 1 लाख रुपए के हो गए। समझ गए, अब हमारे को इसको कॉस्ट भी लगी होगी कुछ खरीदने की, हमने इतने की सेल करी, हमने मान लो 95 के खरीदे 1000 शेयर्स, तो 95,000, अब हमारा प्रॉफिट हुआ 5000 का, और ये कहने की टर्नओवर तुम्हारी 1 लाख है, 1 लाख पे तुम टैक्स जमा करा दो। अरे भाई क्यों करा दो टैक्स, और मान लो ये 99 का ही होता तो 99,000 1000 का प्रॉफिट होता, 1 लाख के टर्नओवर दिखा दो, क्यों दिखा दो 1 लाख के टर्नओवर, इस पे तो बहुत ज्यादा टैक्स पड़ जाएगा, 8% के हिसाब से 8000 का प्रॉफिट हो जाएगा, और हमने तो कमाया 1000 रुपए प्रॉफिट, इसलिए ये वाली टर्नओवर हम इंक्लूड नहीं करते, सेल ऑफ शेयर, सेल ऑफ बॉन्ड, ये सब टर्नओवर में हम इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि ये क्या है, सेल ऑफ शेयर्स, इसका कॉस्ट तो ले ही नहीं रहे ना भाई हम, इसलिए ये वाला बिल्कुल अलग चलता है, इसको टर्नओवर के अंदर इंक्लूड नहीं करते, सेल ऑफ शेयर, सेल ऑफ बॉन्ड इसको, ठीक है। बट इफ स्टॉक इन ट्रेड देन विल फॉर्म पार्ट ऑफ टर्नओवर, बट काम ही उसका ये है, उस बंदे का काम है यही इसी चीज का, कि वो शेयर्स और सिक्योरिटीज में डील करते तो हम ले लेंगे, बट अगर शेयर्स एंड सिक्योरिटी में डील करना उसका बिजनेस नहीं है, वो बस अपने इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए खरीद और बेच रहा है, तो उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। बट अगर उसका काम ही इस चीज का है तो हम इंक्लूड कर लेंगे, मतलब उसका स्टॉक इन ट्रेड का काम है, मतलब वो इसकी पार्ट है इन्वेंट्री का। यार किसी किसी का होता है प्रोडक्ट बेचता है, कोई शेयर्स और सिक्योरिटी में डील करता है, उसका बिजनेस इस चीज का होता है, तो उसको हम टर्नओवर में इंक्लूड कर लेंगे। अब आता है कंसीडरेशंस व्हाइल फर्निशिंग फॉर्म 3CD, क्या क्या हमें कंसीडर करना पड़ेगा। अब 3CD कौन सा फॉर्म है, देखो 3CA के अंदर आ गई ये सारी चीजें, ये 3CA के अंदर आता है कि भाई बेसिक इंफॉर्मेशन क्या क्या आती है, बेसिक इंफॉर्मेशन कि भाई नाम क्या है एंटिटी का, उसका जीएसटी नंबर क्या है, उस फलाने फलाने डेट की, हम भाई मार्च से लेके अप्रैल से लेके मार्च तक की हम डेट ऑडिट कर रहे हैं, ठीक है, और बाकी सारी डेटा आ जाता है उसके अंदर जो बेसिक इंफॉर्मेशन होती है उससे रिलेटेड, जो भी एंटिटी से रिलेटेड होती है। बट 3CD के अंदर जितने भी क्लॉजेस होते हैं ना, वो सारे क्लॉजेस आते हैं। अब क्या होता है, ये कहता है कि ये सारी चीजें तुम्हें ध्यान रखनी पड़ेगी जब तुम 3CD फॉर्म भर रहे हो। कौन कौन सी, कि जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर है ना, कवर्ड इन मोर देन वन स्पेसिफाइड क्लॉज, इनकम एक्सपेंडिचर जो है व्हाइल कंसीडरिंग स्पेसिफाइड क्लॉज, ये कह रहा है कि एक से ज्यादा क्लॉज के अंदर इनकम और एक्सपेंडिचर कवर हो सकते हैं, ठीक है, मान ली बात तुम्हारी। उसके बाद डिफरेंस इन ओपिनियन होगा कि भाई टैक्स ऑडिटर का ओपिनियन असेसी के ओपिनियन से मैटर डिफरेंट है, टैक्स ऑडिटर कह रहा है कि अलाउड होना चाहिए, असेसी कह रहा है ये डिसअलाउड होना चाहिए, हम दोनों ओपिनियन डाल देंगे, दोनों का ओपिनियन स्टेट करना पड़ेगा जब तुम 3CD फॉर्म भर रहे होगे। क्लॉज नॉट एप्लीकेबल शुड नॉट बी स्टेटेड, ये बोल रहा है अगर जो क्लॉज एप्लीकेबल है ना उसको स्टेट ही मत करो ना। उसके देखो आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म हो चुका है, ये तो बहुत पुराना लॉ बना हुआ है, इसके अंदर ये चीजें डाल देते हैं, अदरवाइज आजकल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म हो चुका है, उसके अंदर हमें 0-0 करना ही पड़ता है जब हम भरते हैं, कोई फॉर्म एप्लीकेबल ना हो उसके अंदर नॉट एप्लीकेबल या ये करना पड़ता है, क्योंकि अब फिजिकल फॉर्म तो पहले जाते थे, बहुत पहले जाते हैं, वो बहुत पहले, अब तो ये बिल्कुल पूरा कंप्यूटराइज्ड बेस्ड सिस्टम हो चुका है, जो इनकम टैक्स की पोर्टल पे जाके हमें 3CD फॉर्म के अंदर जाके ये सारा इंफॉर्मेशन भरनी पड़ती है। अब ये बोल रहा है अलाउंसेस एंड डिसअलाउंस शुड बी एज पर एप्लीकेबल लॉ, जो भी अलाउंसेस डिसअलाउंसेस है इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से ही वो एप्लीकेबल होनी चाहिए 3CD के अंदर। इंफॉर्मेशन इन फॉर्म शुड बी बेस्ड ऑन बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, जो इंफॉर्मेशन होगी ना फॉर्म के अंदर, तो भाई जो तुम बुक्स ऑफ अकाउंट के हिसाब से इनकम टैक्स भरोगे उसके हिसाब से सारी इंफॉर्मेशन 3CD के अंदर तुम्हें डालनी है, दैट्स इट। ये वाला क्वेश्चन आता नहीं है, इस पर ज्यादा ध्यान मत देना। अब आता है रिवीजन ऑफ टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, कभी कभार क्या होता है हमें टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को रिवाइज करने की जरूरत पड़ जाती है, कुछ हो सकता है गलती हो गई तो उसको ठीक तो करना पड़ेगा ना। तो ये बोल रहे हैं कि जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट है ना, एक सेकंड,
तो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट रिवीजन वैसे तो रिवाइज हो नहीं सकती एक बार भरने के बाद, बट ये तीन चीजों की वजह से टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को हम रिवाइज कर सकते हैं। क्या क्या? चेंज इन लॉ विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से हम लॉ को चेंज कर रहे हैं तो हम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को चेंज कर सकते हैं कि लॉ ही चेंज हो रहा है हमारा रेट्रोस्पेक्टिवली, तो हम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को चेंज कर सकते हैं। चेंज इन इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, फॉर एग्जांपल सीबीडीटी की क्लैरिफिकेशन नोटिफिकेशन आ गई कि भाई इस चीज को तुम्हें ऐसे मानना है, तुम्हें ये डेट को ये मानना है, अब उसके बेसिस पर टैक्स ऑडिट रिपोर्ट हिलेगी, तो इसकी वजह से भी हम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को चेंज कर सकते हैं। और रिवीजन ऑफ अकाउंट्स ऑफ कंपनी आफ्टर एजीएम, अब भाई एनुअल जनरल मीटिंग के बाद ही अकाउंट्स ऑफ कंपनी चेंज हो गए, क्या होता है? कर सकते हैं ना एनुअल जनरल मीटिंग के बाद भी कुछ स्पेसिफाइड डेज के लिए कर सकते हैं हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेंज, 2-4 परमिशन लगती है उसके बाद। अब वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेंज कर दे, उसके बेसिस पे फिर हमारा मान लो रेवेन्यू हिला या एक्सपेंसेस हिला, उसके बेसिस पे हमारी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट भी तो चेंज होगी ना, तो उसको हम कर सकते हैं। वैसे टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को चेंज नहीं कर सकते, बट ये 3 रीजंस की वजह से हम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को चेंज कर सकते हैं। देखो ऊपर वाली जो बातें थी ना, ये इतनी नहीं पूछता आईसीए पूछता है क्लॉजेस। ये जो क्लॉजेस है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लॉजेस, इसमें से आईसीए भर भर के क्वेश्चन देता है, भर भर के, जिसकी कोई हद नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है आईसीए, हर एक अटेम्प्ट में 1-2 क्वेश्चन तो अटकते अटकते हैं। तो जो मैंने क्लॉजेस के अंदर कवर करे हैं ना, इसको तुम ढंग से देख जाना एक बार के लिए, बाकी क्लॉजेस छोड़ जाना, क्योंकि सारे क्लॉजेस याद करोगे ना कंफ्यूज हो जाओगे। बट इन क्लॉजेस को, इनके नंबर और इनके क्लॉज के नाम और अंदर क्या है, बेसिकली अंदर क्या है वो ज्यादा जरूरी है, और क्लॉज के नंबर, ये दोनों चीज बहुत जरूरी है। क्लॉज का नंबर तुमने सही स्टेट करा है, क्लॉज के अंदर तुम्हें पता है क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। इन क्लॉजेस के नंबर याद रख लेना, इन क्लॉजेस के अंदर क्या है वो याद रख लेना, तुम्हारा चैप्टर डन है। यही कर देना, क्लॉज ऊपर वाला ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बस ये क्लॉजेस के नीचे वाला है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन पूछता है इसे। सबसे पहला है क्लॉज 4। क्या है क्लॉज 4? क्लॉज 4 बोलता है डिस्क्लोजर ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन, फर्निशिंग जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर, कुछ भी नहीं है। क्लॉज 4 बोल रहा है जीएसटी अगर है उसका नंबर फर्निश कर दो, दैट्स इट। क्लॉज 4 जीएसटी, क्लॉज 4 जीएसटी। क्लॉज 13 छोड़ दो, बाकी बीच का कुछ भी नहीं, फालतू है। रिक्वायर्ड टू स्टेट मेथड ऑफ अकाउंटिंग, चेंज इन मेथड हुआ, डिटेल्स ऑफ चेंज एंड डिटेल ऑफ डेविएशन, अब चेंज की वजह से कितना डेविएशन हो रहा है फ्रॉम एएस, या फिर देयर इफेक्ट ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो आईसीडीएस पता है, इनकम डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स, इनकम कंप्यूटेशन डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, कुछ कुछ चीजें अकाउंट्स और इनकम टैक्स में डिफर करती हैं, रेवेन्यू रिकॉग्निशन में और डेप्रिसिएशन में, अकाउंटिंग मेथड में, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है, प्रोविजंस के अंदर वो चीजें डिफर करती है। तो हम क्या करते हैं, इसकी वजह से डेविएशन आती है, कभी कुछ बढ़ जाता है कभी कुछ घट जाता है, इसके हम टेबल बनाते हैं। इंक्रीज, जैसे हमने आईसीडीएस लिख दिया, आईसीडीएस जिन्होंने टैक्स ऑडिट का काम करा होगा उन्होंने पता होगा, जैसे ना 2 पॉइंट बन जाते हैं, एक तो इंक्रीज का, एक डिक्रीज का, और एक पर्टिकुलर्स का। पर्टिकुलर्स में आईसीडीएस 1, 2, 3, 4 ऐसे करके आता है। इसके अंदर इंक्रीज कितने अमाउंट से हुआ, डिक्रीज कितने अमाउंट से, इंक्रीज किससे, डिक्रीज कितने, ऐसे करके ना एक टेबल आती है, इसका नेट इफेक्ट आ जाता है इंक्रीज और डिक्रीज का, ठीक है। इसको हमें यहाँ पे रिपोर्ट करना होता है 13 के अंदर कुछ भी नहीं पूछेंगे तुमसे कि क्या है, अगर वो पूछेंगे ना तुम्हें सारी डिटेल देंगे, इंक्रीज किसमें हुआ, डिक्रीज किसमें हुआ है। आईसीडीएस के 10 है वो नाम याद कर लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वो, वैसे क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, क्वेश्चन में अगर आ जाता है उसकी पूरी डिटेल आएगी, तुम्हें अलग से दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। वो बोलेंगे प्रोविजन की, रेवेन्यू की, वो बोलेंगे तुम्हें। आईसीडीएस नंबर एक बार के लिए याद रख लेना, वो लाइन में ही चल रहे होते, जैसे एएस चलते हैं ना हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, उसी लाइन में आईसीडीएस के नाम है। 10 है, हो सकता है थोड़े बहुत स्किप हो, बट वो 10 है। गवर्नमेंट ग्रांट वाला भी है, उसके बाद हमारा फाइनेंस इनकम जो भी आईसीडीएस है वो सारे आ रखे हैं। जैसे वो जिस लाइन में चलते हैं एएस, उस लाइन में आईसीडीएस चल रहे हैं। वो एक बार चेक करना, तुम्हें वैसे ही याद हो जाएंगे। उन्हीं की डिटेल आती है कि उसके अंदर अगर चेंज इन मेथड हुआ है, डिटेल ऑफ चेंज एंड डिटेल ऑफ डेविएशन कितना हुआ, इंक्रीज और डिक्रीज, और वो टेबल बन के उसका नेट प्रॉफिट का इफेक्ट आ जाता है, दैट्स इट। क्लॉज 13 में यही है। क्लॉज 14 में क्या है, मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, कि मेथड क्या ले रहे हैं। अगर डिटेल मेथड बताना पड़ेगा, लीफो है, फीफो है, एवरेज वाला मेथड है, कौन सा मेथड है। और अगर डिटेल ऑफ मेथड ऑफ चेंज इन वैल्यूएशन एंड देयर इफेक्ट ऑन पीएनएल, अगर हम कोई चेंज कर रहे हैं, अगर हम कोई मेथड में चेंज कर रहे हैं, मतलब लीफो से फीफो में आ रहे हैं, तो उसका पीएनएल पे क्या इंपैक्ट आ रहा है, या लीफो से एवरेज पे आ रहा है, उसका पीएनएल पे क्या इंपैक्ट आ रहा है, वो हमें सब बताना पड़ेगा क्लॉज 14 के अंदर। फिर आता है क्लॉज 15, कैपिटल एसेट कन्वर्टेड इनटू स्टॉक इन ट्रेड। ये सबसे आसान है, इसकी ना मैंने एक पिक्चर बनाई है। अब तुम सबने तारक मेहता तो देखा होगा, है ना। तारक मेहता में ना गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स करके कंपनी है जेठालाल की, है ना। वो क्या करता है, वो टीवी बेचता है, एलसीडी टीवी।
उस एलसीडी टीवी एक तरह से मान लो उसने खुद के देखने के लिए भी लगा रखा है भाई, वो पूरे दिन बोर होता है, वो खुद भी देख लेता है कि यार बाकी सब जगह तो सेम सेम चीजें चलती है, मेरे लिए अलग से टीवी लगा दो, उसका कैपिटल एसेट है। अब क्या हुआ, कोई कस्टमर आया, उसे जेठालाल की टीवी पसंद आ गया, अब जेठालाल तो बिजनेसमैन है, उस तो बेचेगा ही वो, उसने क्या करा, कैपिटल एसेट को 10,000 को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर दिया और ना 8,000 रुपए का दिखा के बेच दिया। फिर अब उसने क्या करा, वो 10,000 को सबसे पहले उसने स्टॉक इन ट्रेड में बनाया, उसके लिए तो कैपिटल एसेट था क्योंकि वो खुद के लिए टीवी लगा रखा था। अब भाई कस्टमर को उसका ही टीवी पसंद आ गया, अब भाई वो क्या करे, अब वो बेचेगा, वो तो बिजनेसमैन है, वो तो बेच देगा, वो तो नया टीवी लगवा लेगा। उसने क्या करा, उसको 10,000 की खरीद थी, उसने 8,000 का उसको पहले कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करा लिया। तो इसके अंदर उसको डिटेल क्या क्या देनी पड़ेगी, जो उसका ऑडिटर होगा, जेठालाल का जो ऑडिटर होगा, उसे क्या क्या डिटेल देनी पड़ेगी, क्या क्या देनी पड़ेगी, देखो। अमाउंट एट विच कैपिटल एसेट इज कन्वर्टेड इनटू स्टॉक इन ट्रेड। अरे भाई अब उसने कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करा, किस अमाउंट पे कन्वर्ट करा वो बताना पड़ेगा ना, वो बता दिया उसने। फिर कौन सी डेट को कस्टमर आया, डेट ऑफ एक्विजिशन, मतलब उसने कब खरीदा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ये सारी यहां पे आ गई। डिस्क्रिप्शन ऑफ कैपिटल एसेट कि हाँ भाई वो एलसीडी टीवी था, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी है, डेट ऑफ एक्विजिशन कौन सी डेट को एक्वायर करा, मतलब कैपिटल एसेट को कौन सी डेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब कितने अमाउंट पे वो ट्रांसफर हुआ है, ये सारी डिटेल हम डाल देंगे, हो गया ये। कैपिटल एसेट कन्वर्टेड इनटू स्टॉक इन ट्रेड, क्या क्या इंफॉर्मेशन मांगेंगे, डिस्क्रिप्शन मांगेंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मांगेंगे, डेट ऑफ एक्विजिशन मांगेंगे, अमाउंट एट विच कैपिटल एसेट इज कन्वर्टेड इनटू स्टॉक इन ट्रेड, और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगी जिस अमाउंट पे जेठालाल ने टीवी खरीदा होगा, और ये हो जाएगी अमाउंट एट विच कैपिटल एसेट इज कन्वर्टेड इनटू स्टॉक इन ट्रेड, मतलब कैपिटल एसेट जैसे फॉर एग्जांपल 10,000 का कैपिटल एसेट से उसे 8,000 में स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करा, तो ये हो जाएगी अमाउंट at which capital asset is converted into stock in trade। cost of acquisition हो जाएगी 10,000, date of acquisition हो गई, date of acquisition जिस डेट पे कन्वर्ट हुआ, बस दैट्स इट। ये सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर डालनी है। क्लॉज 16 क्या बोलता है, क्लॉज 16 बोलता है अमाउंट नॉट क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब क्या क्या होता है, सारे अमाउंट तो प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट नहीं होते, जो अदर इनकम वाले होते हैं, जो बाकी वाले अमाउंट्स होते हैं वो इसके अंदर पीएनएल के अंदर क्रेडिट नहीं होते, बट उनकी इंफॉर्मेशन हमें क्लॉज 16 के अंदर फर्निश करनी पड़ती है। वो है क्या क्या अमाउंट, कैपिटल रिसीट। अब वो कैपिटल रिसीट थोड़ी पीएनएल में दिखा देंगे, अगर कैपिटल रिसीट पीएनएल में दिखा देंगे पीएनएल हिल जाएगा, और पीजीबीपी के हिसाब से 30% पे हमें टैक्स देना पड़ेगा। अरे भाई मान लो हमने कोई जमीन बेची और उसकी कैपिटल रिसीट अगर हम पीएनएल में दिखा देते हैं तो दिक्कत है ना भाई, उस पे अगर हम प्रॉफिट देने लगे तो भाई हम तो लुट जाएंगे। जिस पे 10% का हमें टैक्स देना, उस पे 30% का टैक्स कैसे दे देंगे हम, तो उसकी डिटेल हमें यहाँ पे फर्निश करनी पड़ेगी, जो कि हमारे अमाउंट नॉट क्रेडिट टू पीएनएल अकाउंट है, बट हाँ रिसीट्स हुई है, जैसे कैपिटल रिसीट्स है, और जो कैपिटल सब्सिडी दी है, या फिर गवर्नमेंट ग्रांट आए कोई, या सरेंडरिंग सर्टन राइट्स। अब क्या होता है, कभी कभार हम सरेंडर कर देते हैं, यार हम कोई प्रोडक्ट बेच रहे थे, कोई कॉम्पिटिटर आया कि यार आप प्रोडक्ट मत बेचो, इसके ना 10 करोड़ रुपए रख लो, हमने रख लिए, उसकी वजह से हमारे को पैसा आया, तो उसको भी हम पीएनएल के अंदर नहीं दिखाएंगे। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, अरे भाई ये दिखाने लग गए तो हम तो भाई लुट जाएंगे, इसके ऊपर तो 10% का कैपिटल गेन लगता है, और यहाँ पे तो हम 30% देना पड़ जाएगा अगर हमने यहाँ पीएनएल के अंदर दिखा दिया तो। या फिर कोई एस्केलेशन क्लेम्स है वो नहीं दिखाएंगे। एस्केलेशन क्लेम्स क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट, जो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर हमारा कोई काम होता है उसकी वजह से हमारे को जो प्रॉफिट हो रहा है एस्केलेशन क्लेम्स को, वो यहाँ पे नहीं दिखाएंगे हम। उसके बाद होता है इंटरेस्ट ऑन एफडी। इंटरेस्ट ऑन एफडी तो अदर इनकम के आइटम है, वो यहाँ क्यों आएगी, सेक्शन 28 में होता है कि जो रेफरेंस, अब यार इसके अंदर सेक्शन 28 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट खोलना पड़ेगा, उसमें काफी सारी चीजें जो कि पीएनएल अकाउंट में नहीं आती वो यहाँ पे है। अगर तुम्हें खोलना है तो सेक्शन 28 एक बार इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाके देख लेना कि उसके अंदर सेक्शन 28 वाली आइटम्स हैं जो यहाँ पे क्रेडिट नहीं होंगी, और उसकी डिटेल पर यहाँ पे आएगी। फिर जो परफॉर्मा क्रेडिट्स होते हैं, रिफंड्स, ड्यूटी ड्रॉबैक्स है, ये सब नहीं आएगा। ये हमारा पीएनएल के आइटम नहीं है, इसको हम डिटेल पर क्लॉज 16 के अंदर फर्निश करेंगे, जो जो हमने अमाउंट यहाँ पे क्रेडिट नहीं करी पीएनएल के अंदर, क्योंकि ये अमाउंट क्रेडिट नहीं होगी पीएनएल में। ये सारी अदर इनकम या कैपिटल गेन या कहीं और की आइटम है, वो पीएनएल के अंदर क्यों जाएगी, हम 30% टैक्स क्यों भरेंगे जब हम उस पर कम परसेंटेज पे टैक्स भर सकते हैं। तो अब आता है क्लॉज 617। क्लॉज 17 बोलता है सेल ऑफ प्रॉपर्टी एट अ प्राइस लेस देन उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। अगर हम कोई प्रॉपर्टी उसकी प्राइस या फिर उसकी मतलब उस सेल ऑफ प्रॉपर्टी एट अ प्राइस, अब स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू मान लो है 10 लाख, हमने उसको 8 लाख में बेचा है, तो हमें उसकी क्लॉज 17 में डिटेल भरनी पड़ेगी। कोई जमीन थी, जमीन की वैल्यू थी 50 लाख, ठीक है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू मतलब सर्कल रेट उसका, जो जिस एरिया में थी उसका सरकार ने सर्कल रेट 50 लाख फिक्स कर रखा था हर एक प्लॉट का। अब उस बंदे ने क्या करा, चल 40 लाख में बेच दी, 40 लाख दिख रहा है बुक्स में आता हुआ, तो मतलब कम में, तो क्लॉज 17 में इसकी सारी डिटेल आएगी। क्या क्या डिटेल आएगी, क्या थी प्रॉपर्टी की डिटेल्स ऑफ प्रॉपर्टी, कंसिडरेशन रिसीव्ड और एक्रूड, मतलब 40 लाख रुपए या फिर
45, 40 लाख कैश आके 5 लाख खड़े हैं तो 45 लाख रुपए। वैल्यू अडॉप्टेड और एसेसिबल, क्या वैल्यू अडॉप्ट कैसे करी, क्या वैल्यू थी उसकी, एक्चुअल में क्या वैल्यू थी उसकी मार्केट में। प्रोविजन ऑफ सेक्शन 43C और 56 to 10 आर एप्लीकेबल। अब 43C और 56 to 10, 56 to 10 तो गिफ्ट वाला हो गया कि भाई तुमने अगर गिफ्ट है तो गिफ्ट वाले प्रोविजन लगेंगे, और 43C वो वाला हो जाता है जिसके अंदर हम ट्रांसफर करते हैं अमाउंट, जो इसके अंदर जो सेल करते हैं प्रॉपर्टी की, 43C वो वाला लग जाएगा। इन दोनों की अगर वो एप्लीकेबल है उसकी डिटेल्स आ जाएगी। अब सेक्शंस के अंदर घुसना रिवीजन के अंदर कोई समझदारी वाली बात नहीं, क्योंकि ये वाली जितनी भी डिटेल है क्वेश्चन के अंदर आ जाएगी, तुम्हें उसकी बस डिटेल डालनी होती है। और जब तुम इनकम टैक्स पढ़ोगे तो उससे तुम्हें काफी हद तक चीजें समझ आ जाएगी। एक बार इनकम टैक्स एक्ट खोलना, उसके अंदर इन सेक्शंस में जाना, तुम्हें सारी चीजें याद आ जाएगी। तुमने इंटर में ही पढ़ा और ये फाइनल में ही पढ़ोगे, अगर इनकेस अगर तुम अभी तो तुम्हारी ग्रुप 2 की तैयारी नहीं हुई है तो एक बार देख लेना। इनकम टैक्स के अंदर 10-15 मिनट लगेंगे, जो सेक्शंस आ रहे हैं साथ साथ देखते रहना। क्लॉज 19 क्या बोलता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर करा है साइंटिफिक रिसर्च का, उसके अंदर सारी डिटेल आ जाएगी। जो अमाउंट तुमने डेबिट करा होगा पीएनएल के अंदर, अमाउंट एडमिसिबल एज पर एक्ट। अब यार वो वाली जो 35 वाली सीरीज वाले सेक्शन जो कि इनकम टैक्स में 35AB 35AB जो भी वाले सेक्शन होते हैं जिसके अंदर साइंटिफिक रिसर्च का जितना काम होता है, सोशल रिसर्च का जो भी काम होता है, उसकी सारी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी अगर तुम उसका डिडक्शन ले रहे हो तो। और इनकम टैक्स के हिसाब से कितना डिडक्शन मिल सकता है और तुम क्या डिडक्शन ले रहे हो, और तुमसे ज्यादा डिडक्शन तुम ले रहे हो, सारी डिटेल क्लॉज 19 के अंदर हम पे फर्निश कर देंगे। क्लॉज 21 क्या बोलता है, क्लॉज 21 का भी बहुत अच्छा सा एक मेमोरी टेक्निक है। क्या है, देखो ये क्लब है, ठीक है, क्लब में बंदे नाच रहे हैं, क्लब है ये, यहाँ पे काफी सारे बंदे नाच रहे हैं। अब यहाँ पे जो क्लब्स के अंदर इन्होंने, यहाँ पे ये जो बंदे ना पॉलिटिकल पार्टी के थे, ठीक है, इन्होंने पॉलिटिकल पार्टी के वाउचर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, जहां पे वो जो लोग नाच रहे थे ना, और आसपास भी बहुत सारे लोग नाच रहे होंगे, उनको पॉलिटिकल पार्टी के ब्रोशर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, ठीक है। टू और एक्सीडिंग लिमिट, उन्होंने ना इतने ब्रोशर बांट दिए कि कोई लिमिट थी उसको एक्सीड कर दिया। मान लो 10,000 के थे, 10,000 से ज्यादा वाउचर बांट नहीं सकते, तो उन्होंने 11,000 वाउचर बांट दिए। और टू नॉन रेजिडेंट और रेजिडेंट विदाउट टीडीएस, और टीडीएस और नहीं काटा, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट को बांटे, क्योंकि भाई क्लब में तो कोई भी आ सकता है, वो रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट थोड़ी देखते हैं, वो तो पैसा देखते हैं, और टीडीएस भी नहीं काटा। फालतू सी मेमोरी टेक्निक है, बट तुम्हें याद हो जाएगी। क्लब के अंदर 2 बंदे थे जो पॉलिटिकल पार्टी के बंदे थे, उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करे अपने ब्रोशर्स, किस एक्सीड कर दिया लिमिट, 10,000 के लिए बोली गई तो उन्होंने 11,000 बांट दिए। और किसको बांटे, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट को, और टीडीएस और नहीं काटा। और यही सारी डिटेल है क्लॉज 21 के अंदर फर्निश करने के लिए क्या क्या। अब वो गए क्लब के अंदर, पैसा भी खर्च करके आए होंगे, क्लब में तो पैसा खर्च होता ही है ना भाई, अगर तुम ड्रिंक्स लोगे, खाना पीना लोगे, वैसी क्लब में थोड़ा महंगा होता है, ठीक है। एक्सपेंडिचर करा तुमने क्लब्स के अंदर इनका, उसकी डिटेल आ जाएगी। ब्रोशर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, उसकी डिटेल आ जाएगी। जो ब्रोशर है पॉलिटिकल पार्टी का कितना है, क्या है, उसकी सारी डिटेल आ जाएगी। टीडीएस नॉट डिडक्टेड रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट को। अब रेजिडेंट के अंदर क्या होता है, अगर तुमने टीडीएस डिडक्ट नहीं करा तो 30% खर्चा डिसअलाउड हो जाता है, और जब तुम टीडीएस डिपॉजिट करा दे तो वो अलाउड हो जाता है, और नॉन रेजिडेंट के केस में 100% डिसअलाउड हो जाता है। और कैश पेमेंट एक्सीडिंग द लिमिट अंडर सेक्शन 43, अब तुमने एक्सीड करेगा ब्रोशर की लिमिट को, 10,000 से 11,000 बांट दिए, 10,000 तक बांटने थे, लिमिट एक्सीड करी, और एक्चुअल में 40A3, और 43A3 में तुम 10,000 से ऊपर की कैश में पेमेंट कर दे तो वो डिसअलाउड हो जाता है खर्चा टू पार्टी पर डे। मतलब 10,000 पे एक कोई पर्टिकुलर पार्टी को 10,000 से ऊपर की तुम कैश में पेमेंट कर रहे हो तो वो खर्चा डिसअलाउड हो जाता है। और अगर गुड्स कैरियज को 35,000 से ऊपर की पेमेंट करे तो वो खर्चा डिसअलाउड हो जाता है, 35,000 तक वो अलाउड हो जाता है, जो कि ट्रांसपोर्टर होता है। वही वाली सारी डिटेल यहाँ आ जाएगी। अब हमने क्लब, ये क्या है मेमोरी टेक्निक, क्या है कि क्लब पे खर्चा करा, डिस्ट्रीब्यूट करे पॉलिटिकल पार्टी के ब्रोशर्स, और उसके एक्सीड कर दी लिमिट, जो 10,000 के लिए बोले थे 11,000 बांट दिए, और रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट को दे दिए, और टीडीएस और नहीं काटा। और ये वाली मेमोरी टेक्निक तुम्हें लिख देनी है पेपर में एक करके कि भाई हमने जो एक्सपेंडिचर करा क्लब के अंदर, और ब्रोशर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, और टीडीएस नहीं काटा, नॉन रेजिडेंट और रेजिडेंट को पेमेंट करते हमने एक्सीड कर दी 10,000 वाली लिमिट, 40A3 वाली, जो कि 10,000 वाली होती है, और ट्रांसपोर्टर के लिए 35,000 वाली होती है। दैट्स इट। अब आता है क्लॉज 23 होता है रिश्तेदारों वाला क्लॉज, कि पेमेंट टू स्पेसिफाइड पर्सन अंडर सेक्शन 40A टू बी। इसके अंदर वो डिसअलाउ हो जाएगा जो कि अनरीजनेबल खर्चा होगा, कि भाई तुम ज्यादा खर्चा क्यों दे रहे हो, तुम्हारे रिश्तेदार है तो तुमने ज्यादा खर्चा कर दिया। भाई जो सामान, जो रॉ मटेरियल तुम्हें 50 रुपए में मिल सकता था, तुम उसे 70 रुपए में अपने रिश्तेदार के यहाँ से खरीद रहे हो, ये तो गलत है ना। अब उसके अंदर जो 20 रुपए है ना, उसकी डिटेल तुम्हें देनी पड़ेगी। क्या होता है, फेयर मार्केट वैल्यू कितनी थी गुड्स की, भाई फेयर मार्केट वैल्यू थी अगर हम बाहर से खरीदते 50 रुपए की, ठीक है। लेजिटिमेट नीड्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, वो लेजिटिमेट नीड थी ना, रॉ मटेरियल पक्का जरूरत था ना, जब भी खरीदा है ना, चलो उसकी डिटेल ही बता देंगे, हाँ भाई हमारा रॉ मटेरियल इस प्रोडक्ट को बनाने में लगता है,
ठीक है। और बेनिफिट डिराइव्ड और अक्रूड और बाय अक्रूइंग टू द असेसी। अब असेसी को इससे क्या बेनिफिट हो रहा है? असेसी को कोई पर्सनल फायदा हो रहा है उससे कि भाई रिश्तेदारी जो भी, अब उसको मॉनेटरी बेनिफिट भी हो सकता है, जो बेनिफिट होगा उसकी अमाउंट यहाँ आ जाएगी। इसके अंदर सारी डिटेल भेजनी पड़ेगी, क्या क्या डिटेल ऑफ दैट स्पेसिफाइड पर्सन। स्पेसिफाइड पर्सन से अनरीजनेबल अमाउंट पे उसने खर्चा, मतलब अनरीजनेबल अमाउंट पे उसने गुड्स खरीदे। पेमेंट्स मेड टू स्पेसिफाइड पर्सन, जो जितने गुड्स खरीदे उसकी अनरीजनेबल पेमेंट कर दी उसने, जो भी एक्स्ट्रा पेमेंट भी थी और जो भी एक्चुअल पेमेंट भी थी। और स्क्रूटनी ऑफ पेमेंट्स और एक्सपेंडिचर मेड टू स्पेसिफाइड पर्सन, फिर हमें यार वो वाली स्पेसिफाइड पर्सन को जो पेमेंट हुई उसकी स्क्रूटनाइजिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, ये हो गया। इसके अंदर कुछ भी नहीं है कि भाई अनरीजनेबल खर्चा नहीं होना चाहिए ना, रिश्तेदारों से ले रहे हो, बेनिफिट तो नहीं होना चाहिए ना भाई, ये तो गलत बात है। घटिया क्वालिटी का माल ले रहे हो, फॉर एग्जांपल जो रॉ मटेरियल मार्केट में 50 रुपए का मिलता है, ठीक है, तुम रिश्तेदारों से वो 40 रुपए में उठा रहे हो, रिश्तेदार वो 20 रुपए में खरीद रहा है, और रिश्तेदार को भी 20 रुपए का फायदा और कंपनी को 10 रुपए का फायदा। बट असलियत में जो रॉ मटेरियल बिल्कुल घटिया क्वालिटी का रॉ मटेरियल है, मार्केट में 20 रुपए का मिल रहा है और तुम उस चीज के 50 रुपए दे रहे हो, 30 रुपए का नुकसान हो गया ना फिर कंपनी को। ठीक है 50 रुपए का मार्केट में, बट नुकसान हो गया ना कंपनी को। तो ये सारी डिटेल्स आ जाएंगी। तुमने रिश्तेदारों से अगर कोई सामान खरीदे उसकी डिटेल देनी पड़ेगी तुम्हें, फिर उसके ऊपर हम स्क्रूटनाइज भी करेंगे जो पेमेंट हुई है या फिर क्या जो खर्चा हुआ है, सारी डिटेल हम इसके अंदर स्क्रूटनाइज करके ही डालेंगे 48 भी क्लॉज 23 के अंदर। अब क्लॉज 25 क्या होता है? क्लॉज 25 से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। एनी अमाउंट ऑफ प्रॉफिट चार्जेबल टू टैक्स अंडर सेक्शन 41 एंड इट्स कंप्यूटेशन। यार जो 41 कौन सा होता है? रेवेन्यू वाला होता है 41, जिसके अंदर रेवेन्यू वाले और इसकी जितनी भी कंपटीशन होती है हम सारी इसके क्लॉज के अंदर दिखाते हैं। क्लॉज 25 के अंदर कुछ भी नहीं आता। क्लॉज 25 के अंदर ना वो एक कोई इनकम या रिसीट का अमाउंट होगा, उसका अमाउंट डाल दो। वो क्लॉज पूछेगा इनकम टैक्स बता देना, क्लॉज 25 के अंदर ये एज पर सेक्शन 41 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट यहाँ पे अमाउंट आएगी, दैट्स इट। इसका कुछ भी क्वेश्चन नहीं आता, ऐसे डाल देता है। इसका क्वेश्चन है नहीं, इसका कोई रेलेवेंस, बहुत सिंपल सा। इसके अंदर क्लॉज 25 को कोट करना है, सेक्शन 41 कोट करना है, दैट्स इट। अंदर घुसने की जरूरत ही नहीं है। इनकम वो पूछेगा कि कौन से क्लॉज में किस सेक्शन के अंदर आएगा, वो तुम बता देना। क्लॉज 26 क्या बोलता है? सेक्शन 43 बी लाइबिलिटी फॉर विच। और 43 बी के अंदर क्या होता है? 43 बी के अंदर ये होता है कि जो हमारी गवर्नमेंट के अगेंस्ट लाइबिलिटी है, जैसे कि जीएसटी अमाउंट हो गया, टीडीएस अमाउंट हो गया, या फिर कोई स्पेसिफाइड फंड, या फिर हमारे को ग्रेचुटी जो है, या फिर मान लो रेलवे के अंदर को पेमेंट करनी है कोई, जितने भी सरकारी पेमेंट होती है हमें 43 बी के अंदर रिटर्न ऑफ इनकम की ड्यू डेट से पहले पहले करनी होती है, अदरवाइज उसका हमें डिडक्शन नहीं मिलता। तो इसकी वही डिटेल है, क्या क्या है? प्री एग्जिस्टेड ऑन फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर। अब ये ना प्रीवियस ईयर कौन सा बोल रहा है? जिसका हम ऑडिट कर रहे हैं, टैक्स ऑडिट। भाई ये इनकम टैक्स की भाषा में प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर होता है, तो ये बोल रहे प्री एग्जिस्टेड ऑन फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर। मान लो हम टैक्स ऑडिट कर रहे हैं 1 अप्रैल 22 से लेके 31 मार्च 23 तक की, तो ये 1 अप्रैल 22 की बात कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर में प्री एग्जिस्टेड ऑन फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर एंड वाज नॉट अलाउड ऑन इन असेसमेंट ईयर ऑफ प्रीसीडिंग ईयर एंड वाज पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, नॉट पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ये वाली साइड डिटेल आ जाएगी। जो प्री एग्जिस्ट कर रही थी लाइबिलिटी ऑन फर्स्ट डे में जो लाइबिलिटी एग्जिस्ट कर रही थी प्रीवियस ईयर के एंड वाज नॉट अलाउड इन द असेसमेंट ऑफ प्रीसीडिंग ईयर, मतलब प्रीसीडिंग ईयर के असेसमेंट में वो अलाउड नहीं हुई क्योंकि वो पे ही नहीं हुई, और वो आज जब भी तो दिख रही है ना, वो क्यों दिख रही है? पहले दिन अलाउड नहीं हुई थी वो, इसलिए तो हमारी बुक्स में खड़ी है ना अभी, या फिर जिसका हमें डिडक्शन लेना है। अब उसको पेड करा इस साल, या नॉट पे ड्यूरिंग द, इस साल भी पे नहीं करा। एक तो होता है इस साल पे कर दिया, यार पिछले साल अलाउ नहीं हुआ तो हमने इस साल पे कर दिया, हमने पिछले साल अलाउ नहीं, इस साल भी पे नहीं करा ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, जो 1 अप्रैल 22 से लेकर 31 मार्च 23 तक का टाइम था उसमें पे नहीं करा, तो उसकी सारी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। वॉच इनकर्ड इन प्रीवियस ईयर, कोई लाइबिलिटी है जो हुई जिसका हम टैक्स ऑडिट कर रहे हैं उसी साल हुई थी इनकर्ड है, एंड वाज पेड ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर। भाई जो रिटर्न ऑफ इनकम की ड्यू डेट है उससे पहले हमने डिपॉजिट करा दिया, उसकी डिटेल आ जाएगी। नॉट पेड और बिफोर अफोर्सेड डेट, और जो रिटर्न ऑफ इनकम की जो ड्यू डेट है या फिर जब हमने रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करी उससे पहले अगर हमने पे नहीं करी उसकी डिटेल यहाँ आ जाएगी। तो दोनों लाइबिलिटी समझ आ गई। एक तो लाइबिलिटी है जो पिछले साल इनकर हुई थी, आज खड़ी है 1 अप्रैल 2022 की डेट को, और वो तुमने इस साल भी पे नहीं करी है और पिछले साल तो पे करी नहीं थी, एंड वाज नॉट पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, एंड या फिर पे कर दी थी या फिर पे नहीं करी तुमने इस साल, पिछले साल वाली लाइबिलिटी। और एक होती है इस साल वाली लाइबिलिटी जो तुमने रिटर्न ऑफ इनकम तक पे कर दी है उसकी डिटेल, और जो तुमने रिटर्न ऑफ इनकम तक पे नहीं करी है उसकी डिटेल, ये सारी डिटेल आ जाएगी। फिर उसके बाद आता है क्लॉज 28। क्लॉज 28 के अंदर क्या होता है? एक होता है शेयर्स आए, एक होता है शेयर्स गए।
ये 56 टू 7 ए है और 56 टू 7 बी है, मतलब लाइन में चल रहे 28 29 56 टू 7 ए 56 टू 7 बी। इसके अंदर क्या हो रहा है, शेयर्स आए कंपनी में, कंपनी को शेयर्स मिले, मतलब रिसीव्ड शेयर्स ऑफ कंपनी नॉट बीइंग अ कंपनी, मतलब इन विच पब्लिक आर सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड, कोई प्राइवेट कंपनी होगी, ठीक है, विदाउट कंसिडरेशन और फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, एक तरह से गिफ्ट मिल गया शेयर्स, कंपनी को किसी ने गिफ्ट दे दिए शेयर्स, उनकी डिटेल 56 टू 7 ए के अंदर यहाँ पे हम क्लॉज 28 के अंदर फर्निश कर देंगे। फिर आता है क्लॉज 29, असेसी रिसीव्ड एनी कंसिडरेशन फॉर इश्यू ऑफ शेयर्स एक्सीड्स द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स, मतलब उन्होंने क्या करा कि एसएससी रिसीव्ड एनी कंसिडरेशन फॉर इश्यू ऑफ शेयर्स व्हिच एक्सीड्स द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स, कंसिडरेशन रिसीव हुई और फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा की कंसिडरेशन रिसीव हुई। यार मान लो कोई उसकी फेयर मार्केट वैल्यू थी 100 रुपए और हमें 120 रुपए रिसीव हुए, तो 20 रुपए की जो इन्फॉर्मेशन है वो हम क्लॉज 29 के अंदर फर्निश कर देंगे। इसके अंदर क्या है, शेयर्स आ रहे हैं, कंपनी के पास शेयर्स आ रहे हैं, किसी ने गिफ्ट दिया, यहाँ पे अब कंपनी अपने शेयर्स दे रही है, उसके बदले में पैसे ले रही है। रिसीव्ड असेसी रिसीव्ड एनी कंसिडरेशन फॉर इश्यू ऑफ शेयर्स व्हिच एक्सीड्स द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स, कंसिडरेशन मिल रही है फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा की, उसकी डिटेल यहां पे हम फर्निश कर देंगे। फिर क्या आता है क्लॉज 29A 56 टू 9 फोरफिटेड कैपिटल एसेट। यार कभी कभार क्या होता है ना, कैपिटल एसेट हमारा फोरफिट हो जाता है। फोरफिट का मतलब समझते हो, खत्म हो जाता है कैपिटल एसेट, जैसे शेयर्स फोरफिट नहीं हो जाते, तुमने कॉल मनी पे नहीं करी, या फिर हमारा कोई कैपिटल एसेट था, वो जैसे मान लो जमीन थी हमारी, सरकार ने फोरफिट कर ली, उसकी सारी डिटेल हम क्लॉज 29 के अंदर फर्निश कर देंगे। और फिर क्लॉज 29B के अंदर क्या होता है, 56 टू 10 जो गिफ्ट वाले सेक्शन होते हैं, जिसके अंदर हमारे को गिफ्ट मिला इनएडिक्वेट कंसिडरेशन 50,000 से ऊपर का, 50,000 से ऊपर की कोई एचडीवी हो जिसकी, या फिर एग्रीगेट में 50,000 हो, जो भी 56 टू 10 वाले जितने भी है, एक बार वो सेक्शन देख लेना इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाके 56 टू 10 क्या क्या बोलते हैं, उसके जो भी डिटेल है वो 56 टू 10 में हम क्लॉज 29B के अंदर यहाँ पे फर्निश कर देंगे। अब आता है क्लॉज 30A सेक्शन 92CE। 92CE कौन सा होता है, प्राइमरी एडजस्टमेंट वाला सेक्शन, जिसके अंदर क्या होता है, प्राइमरी एडजस्टमेंट समझते हो, 4-5 मेथड होते हैं यार, ये इनकम टैक्स के अंदर ना गहराई में जाना पड़ेगा बहुत। जो 92CE होता है जिसके अंदर हमें ना एक ट्रांजेक्शन की वैल्यू निकालनी होती है ना, और ट्रांजेक्शन की वैल्यू जैसे क्या होता है, एक एंटिटी है, ए एंटिटी, उसकी सब्सिडरी बी है, ठीक है, ए एंटिटी इंडिया में कर रही है काम और बी एंटिटी कर रही है मान लो लंदन के अंदर काम, उसकी एसोसिएट एंटरप्राइज है बी एंटिटी ए की, ठीक है। अब इसके अंदर ये क्या करेगी, इसको माल भेजेगी, है ना, और उल्टा केस भी हो सकता है कि बी और ए है एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस, वो इंडिया में माल बेच रही है और ए जो है बी को माल बेच रही है, बी बाहर बेच रही है लंदन के अंदर माल, ए बी को बेच रही है, तो मतलब ए सेल कर रही है और यहाँ पे बी, और जब उल्टा हो जाएगा हो सकता है बी ए को बेच रही हो माल और ए फिर इंडिया में सेल कर रही, तो एक तरह से इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन हो रही है दोनों के केस में, है ना। इसकी डिटेल कैसे आती है, ये प्राइमरी एडजस्टमेंट होती है। अब जब तुम इंटरनेशनल टैक्सेशन पढ़ोगे जो ग्रुप 2 वाला सब्जेक्ट है, उसके अंदर तुम्हें ज्यादा समझ आएगा। अब प्राइमरी एडजस्टमेंट क्या होती है कि जो मैंने तुम्हें बताया ना, उसके ना काफी सारे मेथड्स होते हैं इनकम टैक्स के अंदर लिखे हुए हैं, कॉस्ट प्लस मेथड, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट मेथड, TNMM मेथड और नेट प्रॉफिट मेथड, काफी सारे मेथड है। उन मेथड के हिसाब से हमने प्राइमरी एडजस्टमेंट करी कि भाई तुम्हारा एक्चुअल में इतनी की सेल होनी चाहिए थी, मतलब इतना मतलब जेन्युइन प्राइस तुम्हारा ये है पर तुमने सेल इतने की करी है, या तुम्हारा परचेज इतने का है, एक्चुअल में जो तुम्हारा जेन्युइन प्राइस है उसका परचेज का ये होना चाहिए था, ठीक है, वो जो अमाउंट है वो आ जाएगा। अब क्या होता है, जो अगर इसके अंदर क्या होता है, ये करते क्यों है कंपनी, जो हम ट्रांजैक्शन करते हैं और जिसके अंदर हमें आर्म लेंथ प्राइस निकालना होता है, जो 4-5 मेथड मैं बता रहा हूं जिसकी वजह से हमें प्राइमरी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, वो करते क्यों है, क्या होता है, मान लो इंडिया में इनकम टैक्स लग रहा है 30% और लंदन में लग रहा है इनकम टैक्स मान लो 10%, तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी ने यहाँ पे सेल कम दिखाएगी और लंदन में सेल ज्यादा दिखाएगी कि वहां पे 20% का हमारे को टैक्स बच जाएगा और यहाँ पे 30% देना पड़ेगा, तो यहाँ पे सेल दिखाएगी कम। पर सरकार हमारी बहुत तेज है, सरकार ने ये प्राइमरी एडजस्टमेंट का कंसेप्ट निकाल दिया कि तुम्हारा एक्चुअल में अगर तुम इंडिया में बेचते माल तो कितने रेट पे बेचते, उसी रेट पे हम बी को बिलिंग करेंगे, उसके बेसिस पे हम उसका प्राइस डिसाइड करेंगे जो तुम बी को माल बेच रहे हो, जो कि बाहर तुम्हारी एसोसिएट एंटरप्राइज है जो कि लंदन में माल फिर बेच रही है। तो इस केस में क्या होता है, उसके अंदर जो अमाउंट है वो जो एक्चुअल में सेल वैल्यू होनी चाहिए थी वो अमाउंट वो यहां पे आएगा। मान लो यार क्या होता है, ए ने बी को माल बेचा,
एक्चुअल में अगर वो इंडिया में बेचते तो 100 रुपए का बेचता, बट अब उसने बी को बेचा 80 रुपए का, ठीक है। तो एक तरह से उसने 20 रुपए की सेल कम दिखाई है इंडिया के अंदर, 20 रुपए पे उसको 30% का टैक्स बच जाएगा, तो मतलब उसे 6 रुपए का टैक्स बच गया यहाँ पे। सरकार ये थोड़ी चाहेगी कि ये टैक्स बचे, वो तो कहेगी सारा टैक्स जमा कराओ। इसकी वजह से होती है प्राइमरी एडजस्टमेंट। वो प्राइमरी एडजस्टमेंट हुई, ठीक है। प्राइमरी एडजस्टमेंट में जो एक्सेस मनी है ना, उसको रिप्रेटिएट करना पड़ता है इंडिया के अंदर। मतलब अगर तुमने क्या करा, जो 80 रुपए की सेल करी ना, एक्चुअल में 100 रुपए की सेल होनी चाहिए थी, वो जो 20 रुपए है ना, तुम्हारे को इंडिया के अंदर लाने पड़ेंगे स्टेपुलेटेड टाइम के अंदर। अगर वो लेके नहीं आए, उस पर सरकार इंटरेस्ट चार्ज करने चालू कर देगी, बहुत अच्छे अमाउंट से, 20 पॉइंट समथिंग इंटरेस्ट रेट है, 18 प्लस सरचार्ज वर्चा लगा लगा के बहुत 20% समथिंग का इंटरेस्ट रेट आता है, वो गवर्नमेंट चार्ज करने चालू कर देगी। तो वो जो अमाउंट रिप्रेटिएट करना है, अमाउंट ऑफ रिप्रेटेड मनी, अगर तुम लेके आ गए हो वो वाली, अगर लाना है वो वाला अमाउंट भी, और जो लेके आ गए हो वो वाला, दोनों की डिटेल आएगी। इफ नो, देन अमाउंट ऑफ इंप्यूटेड इंटरेस्ट, कितना इंप्यूटेड इंटरेस्ट है वो तुम्हारी इनकम के अंदर जोड़ देगी सरकार। जो इंटरेस्ट है ना, वो जो अमाउंट तुम जो 20 रुपए का अमाउंट लेके नहीं आए इंडिया के अंदर, उस पर सरकार 20 पॉइंट समथिंग परसेंटेज से इंटरेस्ट चार्ज करने चालू कर देगी, और वो तुम्हारी इनकम के अंदर शो करने लग जाएगी, और उस पर तुम्हें इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। तो वो तुम्हारे को नुकसान ही अल्टीमेटली। इससे अच्छा है पैसे वापिस ले आओ इंडिया के अंदर, अगर ऐसा काम करा भी है तो। और 94B क्या होता है? 94B भी ऑलमोस्ट ऐसा ही होता है। अब इसके अंदर क्या होता है, लोन की ट्रांजेक्शन होती है, तो सेल परचेज की ट्रांजेक्शन हो गई। 94B के अंदर होती है लोन की ट्रांजेक्शन। और क्लॉज 30B है, 94B क्लॉज 30, और 30A के अंदर आता है 92CE। तो 94B के अंदर आता है अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर बाय वे ऑफ इंटरेस्ट, अमाउंट ग्रेटर देन 30% ऑफ एबिटा, एक्सेस अमाउंट बॉट फॉरवर्ड, कैरिड फॉरवर्ड। इसके अंदर उसकी अमाउंट देखो क्या होता है, इसका भी एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं, ठीक है। इंटरेस्ट था 100 रुपए का, है ना, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट था 100 रुपए का, और इबिट्टा था मान लो हमारा 1000 रुपए का। तो इसका जो 30% हुआ, नहीं 1000 नहीं, इबिट्टा ले लेते हैं 200 रुपए का, तो 30% आया 60 रुपीज, ठीक है। तो 100 इज ग्रेटर देन 60, मतलब ये बोल रहे कि 60 रुपी जैसे इंटरेस्ट है जो हमारा 100 रुपए का खर्चा हुआ, 100 रुपए का इंटरेस्ट हमने अपने पीएनएल में चार्ज कर दिया। मान लो ए जो एंटरप्राइज है और बी हमारी एसोसिएट एंटरप्राइज थी लंदन के अंदर, ए ने क्या करा, लोन ले लिया बी से, ए ने क्या करा, लोन ले लिया बी से, और उसका जो इंटरेस्ट है वो 100 रुपए बन रहा है। होगी कोई कैलकुलेशन, उन्होंने अपने अंदर बीच के अंदर एग्रीमेंट कर रखा है 100 का इंटरेस्ट बन रहा है, बट गवर्नमेंट कहेगी हम तो 60 अलाउड करेंगे, इबिट्टा का 30% अलाउड करेंगे हम इस ट्रांजेक्शन के ऊपर, 40% ना तुम कैरी फॉरवर्ड कर लो, अगले साल तुम एडजस्ट कर लेना। तो उसका जो अमाउंट बॉट फॉरवर्ड हुआ, ऐसे पिछले साल भी हुआ होगा, तो उसकी डिटेल, जो पिछले साल अमाउंट बॉट फॉरवर्ड करा और जो इस साल कैरिड फॉरवर्ड करा, इस साल 40 रुपए का अमाउंट कैरिड फॉरवर्ड कर लिया, और पिछले साल मान लो तुमने ऐसे 70 रुपए बने थे तुम्हारे, तुमने पिछले साल का अमाउंट इस साल 70 बॉट फॉरवर्ड कर लिया, तो इन दोनों की डिटेल 40 और 70 की दोनों की डिटेल यहाँ इस क्लॉज 30B के अंदर डालनी पड़ेगी तुम्हारे को, ठीक है। समझ आ गया ना, पक्का। अब क्लॉज 30C के अंदर आता है इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अग्रीमेंट। इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अग्रीमेंट ना एक तरह से इंटरनेशनल टैक्सेशन की टर्म में, ये मान लो इसके ऊपर कोई क्वेश्चन आएगा नहीं तुम्हारा, इसकी गहराई में जाने लगे तो बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको यहाँ पे रिवीजन वीडियो में स्किप करते हैं। बट ये अग्रीमेंट होता है दो इंटरप्राइज के अंदर, जो पहली प्री डिटरमाइन कर लेती है प्राइस, उसके ऊपर सारी ट्रांजेक्शन होती है, लोन का भी इंटरेस्ट प्री डिटरमाइन कर लेती है, सरकार से अप्रूव करा लेती है, उसके बेसिस पे इनकी ट्रांजेक्शन होती है। और काफी सारी ट्रीटी बना रखी होती है, DTAA जो इंडिया की लंदन के साथ, इंग्लैंड के साथ ट्रीटी है, ऑस्ट्रेलिया के साथ ट्रीटी है, यूएसए, उसके बेसिस पे ये इंटरेस्ट या फिर टैक्स कितना है पड़ना है, उसके बेसिस पे ट्रांजेक्शंस होती है। इसके अंदर नहीं जाना चाहिए क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है। क्लॉज 31 क्या है? क्लॉज 31 है कि जो अब क्या होता है, इन ऑलमोस्ट सिमिलर चलता है, 269SS, 269T, 269ST, है ना। इसके अंदर क्या होता है, लोन और डिपॉजिट जो 269SS है, और ये क्लॉज 31 की पार्ट है, 31A, B, C, ठीक है, इसी के पार्ट है। 31 के अंदर सारी डिटेल आनी होती है। तो क्लॉज 31 क्या बोलता है, 269SS इनकम टैक्स का सेक्शन है, ये जो है ये इनकम टैक्स का सेक्शन है, इनकम टैक्स एक्ट। इसके अंदर क्या बोलती है सरकार कि लोन और डिपॉजिट टेकन और एक्सेप्टेड फॉर एन अमाउंट एक्सीडिंग द लिमिट स्पेसिफाइड, मतलब तुमने अगर 20,000 या उससे ऊपर का लोन दिया या लिया, 20,000 और मोर, 20,000 या उससे ऊपर का लोन दिया या लिया, अदर देन बाय अकाउंट पे चेक,
डिमांड ड्राफ्ट, ऑनलाइन ट्रांसफर और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड। ये वही वाले सारे इलेक्ट्रॉनिक मोड हो गए। अगर इलेक्ट्रॉनिक मोड या जिसकी ट्रांजेक्शन हम ट्रेस नहीं कर पा रहे, 20,000 या ऊपर से ज्यादा का लोन लिया या फिर तुमने दिया, उसकी सारी डिटेल हम यहां पे कर देंगे और इस अमाउंट को हम कर देंगे डिसअलाउड। नेम, एड्रेस, पैन, मतलब लिया या दिया उसका नेम, जिससे लिया लोन या फिर जिसको दिया लोन उसका नेम, उसका एड्रेस या उसका पैन, अमाउंट ऑफ लोन डिपॉजिट और टेकन और एक्सेप्टेड, वेदर लोन डिपॉजिट टेकन और एक्सेप्टेड अदरवाइज देन बाय अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट और एक्सीडिंग 20,000। जो 20,000 से ऊपर की ट्रांजेक्शन हुई है, अब अदर देन अकाउंट पे चेक, बैंक, ईसीएस, इन सब के अलावा, और 20,000 से ऊपर की ट्रांजेक्शन मतलब लोन एक्सेप्ट करा या लोन डिपॉजिट दिया किसी को, तो ये वाली डिटेल सारी हम यहाँ डाल देंगे, नेम, एड्रेस, पैन, ये सारी डिटेल। समझ गए? यही है बस। 269T के अंदर क्या होता है, अब जो हमने लोन, जो उसकी रीपेमेंट भी होगी, तो रीपेमेंट है रीपेमेंट ऑफ लोन डिपॉजिट टुगेदर विद इंटरेस्ट। इसके अंदर इंटरेस्ट भी इंक्लूड होगा, प्रिंसिपल अमाउंट तो इंक्लूड हो गई, इंटरेस्ट। एडवांस इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी दूसरी ट्रांजेक्शन है। पहली तो है कि जो लोन की हमने रीपेमेंट करी इंटरेस्ट के साथ, और जो इमूवेबल प्रॉपर्टी की हमने पेमेंट करी, कोई एडवांस लिया इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी या दिया, तो इसके अंदर क्या है, हाँ 20,000 से ज्यादा का, ये शायद 2 लाख की अमाउंट है, नहीं एक सेकेंड, नहीं 20,000 की है, हाँ 20,000 से ऊपर का अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट और ऑनलाइन मोड, इसके अलावा कुछ भी दिया या एडवांस इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, और या फिर रीपेमेंट करी, और या फिर एडवांस दिया इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड 20,000 या उससे ऊपर का, अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट, अकाउंट पे चेक, डिमांड ड्राफ्ट, ऑनलाइन मोड के अलावा दिया, उसकी सारी डिटेल हम यहाँ पे डाल देंगे। और उसके बाद क्या होता है 269ST के अंदर, एनी पर्सन शुड नॉट रिसीव एनी अमाउंट ऑफ ₹2 लाख और मोर एक्सेप्ट बाय अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट और यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मोड और इलेक्ट्रॉनिक मोड। जो भी इलेक्ट्रॉनिक मोड या इसके अलावा 2 लाख या उससे ऊपर की ट्रांजेक्शन का अमाउंट वो रिसीव करता है बंदा, कोई भी बैंकिंग चैनल्स के अलावा, तो उसको ये डिटेल देनी पड़ेगी क्या क्या इन एग्रीगेट फ्रॉम, मतलब ये कंडीशंस फिल हो रही है कि मतलब जो 2 लाख रुपए की पेमेंट जो आ रही है बैंकिंग चैनल्स के अलावा, बट एक ही पर्सन से आ रही है, इन एग्रीगेट फ्रॉम पर्सन इन डे इन रिस्पेक्ट ऑफ अ सिंगल ट्रांजेक्शन। क्या क्या होता है, एक ट्रांजेक्शन है वो मल्टीपल पार्ट्स के अंदर वो पूरी होती है, कि भाई किसी, फॉर एग्जांपल कोई हमारा माल आना था, मतलब हमने कोई माल खरीदा या हमने कोई माल बेचा, तो पार्ट्स में भी चला जाता है माल की, मान लो हमारे को 100 लॉट का ऑर्डर मिला था, कोई 20 लॉट जा रहे हैं, कोई 50 लॉट जा रहे हैं, तो सिंगल ट्रांजेक्शन के अंदर 2 लाख से ऊपर का अगर अमाउंट रिसीव हो रहा है अदर देन बैंकिंग चैनल्स, तो उसकी सारी डिटेल यहां पे डाल देंगे। इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन एक्सीडिंग टू 1 इवेंट और ओकेजन फ्रॉम अ पर्सन, इवेंट और ओकेजन यार जैसे शादी का ओकेजन हो गया, उसके अंदर 2 लाख से ऊपर की जो अमाउंट है, या फिर कोई खुद का ही इवेंट करा रहे हैं, वो जैसे नहीं होता कि कस्टमर्स बुला रहे हैं, सप्लायर्स बुला रहे हैं, उनके साथ अच्छे रिलेशंस बनाने के लिए कोई इवेंट करा रहे हैं, उसके अंदर काफी सारी केटरिंग का खर्चा, ये सब तो एक इवेंट हो गया ना, उसके ऊपर का 2 लाख का जो भी खर्चा है एनी पर्सन शुड नॉट रिसीव। मान लो हमारी इवेंट मैनेजमेंट की सर्विस है, 2 लाख से ऊपर का अगर हमारे को अमाउंट रिसीव हो रहा है, एक ट्रांजेक्शन है सिंगल, तो हमें सारा अमाउंट को यहाँ पे रिपोर्ट करना पड़ेगा। टैक्स नहीं लग रहा है पर इसकी रिपोर्टिंग यहाँ पे होगी, अगर तुम बैंकिंग चैनल्स के अलावा रिसीव कर रहे हो अमाउंट और टर्नओवर में दिखा रहे हो। क्लॉज 32 क्या बोलता है, क्लॉज 32 बोलता है ये ABCD वाली डिटेल्स हैं, ये 5 की 5 डिटेल आएगी। कौन कौन सी डिटेल है इसके अंदर, डिटेल्स ऑफ बॉट फॉरवर्ड लॉस और डेप्रिसिएशन अलाउंस। अगर हमने कोई लॉस को बॉट फॉरवर्ड करा है, जो कि हम कह रहे हैं कि इस साल हम सेट ऑफ कर लेंगे, या फिर कोई डेप्रिसिएशन अलाउंस है, पिछले साल हमने डेप्रिसिएशन का क्लेम नहीं लिया था, तो इस साल वो हम यहाँ पे डिटेल उसकी फर्निश कर देंगे। वेदर चेंज इन शेयर होल्डिंग ऑफ अ कंपनी टेक प्लेस ड्यू टू विच प्रायर ईयर लॉसेस कैन नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड। अरे अब क्या होता है मैं बताता हूँ, जैसे जो स्टार्टअप कंपनीज होती है ना, स्टार्टअप कंपनीज के अंदर ना काफी सारे क्लॉजेज हैं। अब भाई स्टार्टअप कंपनी स्टार्टिंग में बहुत नुकसान में चलती है, भाई स्टार्टिंग में नुकसान में चलती है क्योंकि उसको इतनी सारी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, उसको अपनी जो वो अपनी रिसर्च करती है, जो कोई प्रोडक्ट प्रोटोटाइप बनाती है, उस पर बहुत मोटा पैसा लगता है, और स्टार्टिंग में कोई रेवेन्यू भी जनरेट नहीं होता, और स्टार्टिंग में बहुत सारे लॉस आते हैं। तो सरकार ने ना इनकम टैक्स के अंदर एक ऐसे सेक्शंस डाल दिए, ऐसी कंडीशंस डाल दी कि भाई तुम्हारे जो शेयर होल्डिंग है 50% से कम नहीं होनी चाहिए। अगर तुम्हारी शेयर होल्डिंग 50% से कम हुई, जो तुम्हारे लॉसेस खड़े हैं ना पिछले साल के, हम उसे राइट ऑफ नहीं करेंगे, हम उसको आगे बॉट फॉरवर्ड करके उसे सेट ऑफ करने का तुम्हारा राइट खत्म कर देंगे।
तो अगर वो कोई चेंज इन शेयर होल्डिंग पैटर्न हो रहा है जिसकी वजह से हमारे बॉट फॉरवर्ड लॉस इफेक्ट हो रहे हैं प्रायर ईयर्स के, तो उसकी सारी डिटेल हम यहाँ पे डाल देंगे। डिटेल्स ऑफ स्पेकुलेशन लॉस अंडर सेक्शन 73 असेसी इज अदर देन अ कंपनी। अगर कोई कंपनी के अलावा असेसी है, और कंपनी की जगह एलएलपी है, इंडिविजुअल है, उसका अगर कोई स्पेकुलेशन लॉस खड़ा है ना 73 के अंदर, या फिर उसे लॉस हुआ है इस साल, उसकी सारी डिटेल हम यहाँ पे डाल देंगे 73 सेक्शन के अंदर। और डिटेल ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस, स्पेकुलेशन लॉस हो जाता है यार, वो जो शेयर ट्रेडिंग की वजह से लॉस हो रहा है, ये सब वाला लॉस। और स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस, वो काफी सारे बिजनेसेस नहीं होते, वेयर हाउसिंग वाला बिजनेस, या फिर अपना हॉस्पिटल्स वाला, या फिर अपना होटल्स वाला, जो काफी बड़ी लिस्ट है इनकम टैक्स के अंदर सेक्शन 32 के अंदर दे रखी होती है। तो उस सेक्शन के अंदर जो 73A का जो स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस है, उसकी सारी डिटेल, अगर कोई तुम्हारा होटल चला रहे हो, हॉस्पिटल चला रहे हो, उसकी वजह अंदर उस बिजनेस के अंदर तुम्हारा लॉस आ रहा है, उसकी डिटेल सारी हम यहाँ पे डाल देंगे। डिटेल ऑफ स्पेकुलेशन लॉस अंडर सेक्शन 73 इन केस ऑफ अ कंपनी, कंपनी का जो स्पेकुलेशन लॉस होगा उसकी डिटेल हम अलग से यहाँ पे डाल देंगे। उसकी क्लॉज ई के अंदर चलिए 32E के अंदर, 32 पार्ट ई, और जो अदर देन कंपनी होगी 32 पार्ट सी के अंदर चली जाएगी। अब बहुत आसान रह गए हैं क्लॉजेस। क्लॉज 35 के अंदर क्या बोलता है, डिटेल ऑफ स्टॉक इन ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड फिनिश्ड गुड्स। उसके अंदर भाई तुम्हारी ओपनिंग स्टॉक कितना था, परचेज कितनी थी, सेल कितनी थी, क्लोजिंग कितना था, शॉर्टेज कितनी है, परसेंटेज ऑफ यील्ड है, तो ये सारी डिटेल आ जाएगी इसके अंदर। अगर कुछ पूछ ले तो तुम्हें पता चल जाएगा क्लॉज 35 कैसे है। अगर तुम्हें इन्वेंट्री की डिटेल दे रहा है ना, क्लॉज 35 याद रखना, इन्वेंट्री की डिटेल आती है क्लॉज 35। अब क्लॉज 37 में आ रहा है कॉस्ट ऑडिट। कॉस्ट ऑडिट तो है ना कि भाई अगर डिस्क्वालिफिकेशन, डिसएग्रीमेंट और एनी अदर आइटम, वैल्यू, क्वांटिटी एज मे बी रिपोर्टेड और आइडेंटिफाइड, कॉस्ट ऑडिट कराइए, उसकी अगर कोई डिस्क्वालिफिकेशन है उसकी सारी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। अगर तुम सेंट्रल एक्साइज ऑडिट करा रहे हो उसकी डिस्क्वालिफिकेशन की डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। क्लॉज 39 के अंदर 72A फाइनेंस एक्ट की ऑडिट करा रहे हो, उसकी डिस्क्वालिफिकेशन, डिसएग्रीमेंट है, वो सारी हम यहाँ पे क्लॉज 37, 30, 39 कॉस्ट ऑडिट, सेंट्रल एक्साइज एक्ट, 72A फाइनेंस एक्ट के अंदर कोई ऑडिट करा रहे हो उसकी डिटेल कोई भी नहीं पूछता है क्लॉजेस, मैंने डाल दिए बस ऐसे। क्लॉज 40 के अंदर क्या होता है, फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ प्रीवियस ईयर एंड प्रीसीडिंग ईयर की डिटेल आनी चाहिए। भाई सरकार को ना रिपोर्टिंग पर्पस के लिए डिटेल मांगता है हमसे 3CD के अंदर, क्लॉज 40 के अंदर क्या क्या टोटल टर्नओवर कितने प्रीवियस ईयर का और इस साल का, कंपैरिजन बेसिस के लिए तुम्हारा घट रहा है बढ़ रहा है किस बेसिस पे सरकार खुद एनालाइज करती है कि ग्रॉस प्रॉफिट की तुम्हारी रेशियो कितनी है, नेट प्रॉफिट की कितनी रेशियो है, जीपी अपॉन में टर्नओवर नेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो होती है, एनपी अपॉन में टर्नओवर नेट प्रॉफिट रेशियो होती है, और स्टॉक इन ट्रेड अपॉन में टर्नओवर, तुम्हारी स्टॉक कितनी देर में टर्नओवर मतलब स्टॉक टर्नओवर रेशियो होती है जो होती है। फिर मटेरियल कंज्यूम्ड अपॉन में फिनिश्ड गुड्स प्रोड्यूस, ये वाली प्रीवियस ईयर में कितने और इस साल कितनी और प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में कितनी है, उसकी सारी डिटेल यहाँ पे हम डाल देते हैं। प्रीसीडिंग ईयर और प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, क्योंकि यहाँ पे इनकम टैक्स की भाषा में प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर चलता है, और प्रीवियस ईयर और प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर मतलब जो जिसका हम ऑडिट कर रहे हैं उसका भी पिछला साल, उसके अंदर क्या टर्नओवर थी, उसके अंदर क्या नेट प्रॉफिट की रेशियो थी, क्या ग्रॉस प्रॉफिट की रेशियो थी, क्या स्टॉक टर्नओवर की रेशियो थी, और कितना मटेरियल कंज्यूम्ड अपॉन में फिनिश्ड गुड्स की रेशियो थी। उसके बाद आता है क्लॉज 41। क्लॉज 41 के अंदर आता है अगर तुम्हारी कोई डिमांड या फिर कोई रिफंड आया है ड्यूरिंग द ईयर अदर देन इनकम टैक्स एक्ट, जैसे जो अदर देन इनकम टैक्स एक्ट जैसे जीएसटी एक्ट है उसके ऊपर कोई डिमांड रेज हुई, जीएसटी एक्ट में, फाइनेंस एक्ट में कोई डिमांड तुम्हारी रेज हुई है, फाइनेंस एक्ट नहीं जीएसटी एक्ट मान लो, सेंट्रल एक्साइज एक्ट मान लो, वैट एक्ट मान लो, टीडीएस का कोई हो सेक्शन, टीडीएस भी नहीं, वो तो इनकम टैक्स में आ जाएगा। तो अदर देन इनकम टैक्स अगर कोई तुम्हारी डिमांड रेज हो रही है कहीं पे भी किसी अदर लॉ के अंदर, उसकी ऊपर डिमांड रेज हो रही है कि तुम्हें पैसे भरने पड़ेंगे, तो उसकी सारी डिटेल क्लॉज 41 के अंदर हम डाल देंगे। उसके बाद आ रहा है सेक्शन 43, इसके अंदर आती है सेक्शन 286, ये भी तुम्हारी इंटरनेशनल टैक्सेशन के ऊपर है। जो ये क्या होता है, पेरेंट एंटिटी वेदर एसएससी और इट्स पेरेंट एंटिटी और अल्टरनेट रिपोर्टिंग एंटिटी इज लाइबल टू फर्निश रिपोर्ट अंडर सेक्शन 286। यार इसके अंदर ना बहुत लंबी चौड़ी रिपोर्ट जाती है। जो इंटरनेशनल टैक्सेशन है ट्रांसफर प्राइसिंग में, जिसने अपनी आर्टिकलशिप करी होगी उन्हें बहुत अच्छे तरीके से पता होगा 286 सेक्शन चलता कैसे है। इसके अंदर क्या होता है, एक जो जैसे फॉर एग्जांपल कोई एंटिटी है, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर का, हिंदुस्तान यूनिलीवर इंडिया होती है, हिंदुस्तान यूनिलीवर पाकिस्तान होती है, हिंदुस्तान यूनिलीवर लंदन हो गई, इंग्लैंड हो गई, हिंदुस्तान यूनिलीवर यूएसए हो गई, ठीक है। अब मान लो हिंदुस्तान यूनिलीवर इंग्लैंड है, ये है हेडक्वार्टर, ठीक है। अब ये है इंडिया वाली, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, इसकी ना कंसोलिडेटेड रिपोर्ट जाती है। इसका भी सेक्शन के अंदर ना ये होता है कि स्पेसिफिक टर्नओवर से ज्यादा टर्नओवर है, 56 करोड़ 5600 करोड़ है या फिर क्या टर्नओवर, उसकी लिमिट चेंज होती रहती है, इससे ऊपर का टर्नओवर है, तो इसके अंदर हमारे को जो इंडिया एंटिटी है, अब इंडिया एंटिटी को ना इसकी रिपोर्ट फर्निश करनी पड़ेगी। ये जो लंबी चौड़ी रिपोर्ट है ना कि भाई इंडिया में कितना टर्नओवर है,
पाकिस्तान में कितना टर्नओवर है, इंग्लैंड में कितना टर्नओवर है, उसकी जो डिटेल है हमारी सरकार को भेजनी पड़ेगी। ऐसा इनके DTAA में साइन हुआ पड़ा है, 286 सेक्शन ऐसा बोलता है। उसके अंदर सारी डिटेल डालनी पड़ेगी, क्या क्या, नेम ऑफ पेरेंट एंटिटी, ऑल्टरनेट रिपोर्टिंग एंटिटी। अगर जैसे मान लो हिंदुस्तान यूनिलीवर इंडिया की भी 2 ब्रांचेस हैं, एक इंडिया में ऑपरेट कर रही है, एक और भी जगह ऑपरेट कर रही है इंडिया के अंदर। अगर वो वाली एंटिटी रिपोर्ट कर रही है हिंदुस्तान यूनिलीवर इंडिया न्यू दिल्ली, वो अगर रिपोर्ट करिए तो हिंदुस्तान यूनिलीवर इंडिया मुंबई रिपोर्ट नहीं करेगी। वो अपनी रिपोर्ट में लिख दे कि हमारी जो न्यू दिल्ली वाली ब्रांच है वो तुम्हारे को ये वाली जो रिपोर्टिंग एंटिटी वाली रिक्वायरमेंट से जो रिपोर्ट देनी है वो हमारी न्यू दिल्ली वाली ब्रांच दे देगी। तो मुंबई वाली ब्रांच ऐसे लिख देगी कि न्यू दिल्ली वाली ब्रांच हमारे को दे दी है, हमारी ऑल्टरनेट रिपोर्टिंग एंटिटी है, और डेट ऑफ रिपोर्ट बता देंगे। ठीक है, तो इस सबसे पहली डिटेल आ जाएगी वेदर एसएससी और इट्स पेरेंट एंटिटी ऑल्टरनेट रिपोर्टिंग एंटिटी इज लायबल टू फर्निश रिपोर्ट अंडर 286। और रिपोर्ट अंडर 286 कब होगी, मैंने तुम्हें बताया वो टर्नओवर है 5600 करोड़, उसकी जो लिमिट चेंज हो गई होगी। अब मेरे को तो 5600 करोड़ याद है, बट हो सकता है बढ़ गई थी शायद, अब मेरे को एग्जैक्ट अमाउंट तो याद नहीं है। अगर उसके ऊपर वाली टर्नओवर होती है तो तुम हमारे को इसके अंदर पूरी रिपोर्ट देनी पड़ती है, बहुत लंबी चौड़ी सी रिपोर्ट होती है कि कैसे कैसे तुम्हारा टर्नओवर बना, अदर एक्सपेंसेस में कितना अमाउंट है, सब कुछ पूरी बहुत लंबी चौड़ी रिपोर्ट होती है, वो देनी पड़ती है। बस लास्ट सेक्शन, लास्ट क्लॉज, क्लॉज 44, ब्रेकअप ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ एंटिटी रजिस्टर्ड और नॉट रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट। मतलब जो एक्सपेंडिचर करा है एंटिटी ने, अब एंटिटी तो किसी से भी डील करती है, कोई कोई करती है एंटिटी डील जो एंटिटी रजिस्टर्ड है अंडर जीएसटी एक्ट, और कोई कोई एंटिटी से डील करती है, खर्चे होते हैं जो एंटिटी रजिस्टर्ड ना हो जीएसटी एक्ट के अंदर। अब हम खर्चे करते टाइम ये सोचते थोड़े कि भाई हमें जीएसटी वाली एंटिटी से लेना है, हो सकता है वो एंटिटी जीएसटी में रजिस्टर्ड ही ना हो और हमारे को माल की जरूरत हो, और माल की जरूरत हो तो हमें तो लेना पड़ेगा चाहे वो, तो उसकी जो डिटेल है जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है एंटिटी जिससे हमारे खर्च हुए हैं, और जो डिटेल जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है ये जिससे हमारे खर्च हुए हैं, उसकी सारी डिटेल हम यहाँ पे फर्निश कर देंगे। नया सेक्शन आया है, अभी इंट्रोड्यूस हुआ है, इस पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, बट इसके अंदर तुम्हें सीधे सीधे ये देखना है कौन कौन सी एंटिटी जीएसटी में रजिस्टर्ड है, कौन कौन सी एंटिटी जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, उनका ब्रेकअप ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर कि कितना एक्सपेंडिचर हमने जीएसटी वाली एंटिटीज के साथ करा है, मतलब जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, और कितना खर्चा हमने जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है एंटिटी उनके साथ खर्चा करा है। दैट्स इट, ये हो गए तुम्हारे सारे क्लॉजेस। अब देखो एक बार देख लेते हैं दोबारा क्लॉजेस, ऊपर से चालू करते हैं। क्लॉज 4 क्या था, जीएसटी वाला। क्लॉज 13 कौन सा था, अगर वो आईसीडीएस वाला मैंने बताया था। क्लॉज 14 कौन सा है, अगर कोई क्लोजिंग स्टॉक में तुम मेथड ऑफ वैल्यूएशन चेंज कर रहे तो उसकी डिटेल आएंगी। क्लॉज 15 के अंदर आएगी कैपिटल एसेट, जो गढ़ इलेक्ट्रॉनिक्स वाला, जेठालाल के यहाँ पे कस्टमर को जेठालाल का टीवी पसंद आ गया। उसके बाद क्लॉज 16 के अंदर अमाउंट जो कि अदर इनकम के अंदर कैपिटल रिसीट हो गई, जो कि पीएनएल के अंदर नहीं जाती, वो वाली सारी आइटम आ जाएगी। क्लॉज 17 के अंदर आ जाएगी अगर कोई प्रॉपर्टी हमने एचडीबी से कम के अंदर बेची है। क्लॉज 19 के अंदर आएगी साइंटिफिक रिसर्च वाले एक्सपेंडिचर का खर्चा। क्लॉज 21 के अंदर आ जाएगी जो क्लब पे जाके पॉलिटिकल वाले बंदे थे, पॉलिटिकल ब्रोशर बेचने लग गए, 10,000 की लिमिट बोली थी, 11,000 की बेच दिए, और नॉन रेजिडेंट रेजिडेंट को बेच दिए विदाउट डिडक्टिंग टीडीएस। उसके क्लॉज 23 के अंदर आ जाएगा तुमने रिश्तेदारों से गुड्स खरीदे या बेचे। क्लॉज 25 के अंदर आ जाएगा जो अमाउंट चार्जेबल होगा अंडर सेक्शन 41 एंड इट्स कंपटीशन। क्लॉज 26 के अंदर आ जाएगा 43 वाले, जो कि हमारे जीएसटी हमारे को रिटर्न ऑफ इनकम से पहले हमें अगर लाइबिलिटी है जो अराइज हुई है, अगर हमें उसका डिडक्शन लेना है तो रिटर्न ऑफ इनकम से पहले हमारे को उसका अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ेगा। उसकी डिटेल अगर कोई प्री एग्जिस्टेड है, और जो इस साल जो हमारी इनकम रही है उसकी डिटेल। क्लॉज 28 के अंदर आ जाएंगे शेयर्स हमारे पास आए और जैसे गिफ्ट, और क्लॉज 29 के अंदर हमने अगर कोई शेयर्स बेचे और उसकी फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा की। क्लॉज 29 ए के अंदर आ जाएंगे जो कि फॉरफिट हुए कैपिटल एसेट, फॉर एग्जांपल शेयर्स हमारे फॉरफिट हो गए, हमारी कोई जमीन फॉरफिट हो गई। क्लॉज 29 के अंदर हमारे गिफ्ट वाले प्रोविजन के सारे आ जाएंगे। 92C के अंदर मैंने तुम्हें बताया था प्राइमरी एडजस्टमेंट कैसे होती है, वो जो 5 मेथड्स होते हैं उसके बेसिस पे अमाउंट निकालते हैं, इतना अमाउंट हमारे को रिपेट्रिएट करना पड़ता है, अदरवाइज गवर्नमेंट इंटरेस्ट लगा देती है और वो हमारी इनकम में ऐड करके हम पे टैक्स मांगती है। क्लॉज 30B के अंदर सेम ट्रांजेक्शन चलती है, बस उसके अंदर जो सेल और परचेज की जगह लोन की ट्रांजेक्शन हो जाती है। 30C के अंदर इम्परमिसिबल अवॉइडेंस एग्रीमेंट, इससे ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा। तो 31 के अंदर 269 ऐसे जिसके अंदर 20,000 से ऊपर की ट्रांजेक्शन लोन या डिपॉजिट टेकन या फिर गिवन है उसकी डिटेल आ जाएंगी। क्लॉज 269 के अंदर रिपेमेंट 20,000 से ऊपर की, और 269 एसटी के अंदर आ जाएगा 2 लाख से ऊपर की अगर हमारे को अमाउंट रिसीव हुआ है तो उसकी सारी डिटेल फ्रॉम अ सिंगल पर्सन, सिंगल ट्रांजेक्शन, सिंगल इवेंट और ओकेजन। क्लॉज 32 के अंदर वो 5 चीजें आ जाएंगी, डिसअलायंस है, स्पेकुलेशन, स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस कंपनी का, अदर देन कंपनी का, या फिर और शेयर होल्डिंग में अगर कोई चेंज हो रहा है जिसकी वजह से हम अपने लॉस को कैरी फॉरवर्ड सेट ऑफ नहीं कर पा रहे। क्लॉज 35 के अंदर डिटेल आ जाएगी जो हमारा स्टॉक है, ओपनिंग, परचेज, क्लोजिंग, सेल, शॉर्टेज, परसेंटेज ऑफ यील्ड, मैन्युफैक्चरिंग के अलग, ट्रेडिंग के अलग, और जो फिनिश्ड गुड्स वाली अलग है।
क्लॉज 37 में कॉस्ट ऑडिट, क्लॉज 38 में सेंट्रल एक्साइज ऑडिट और क्लॉज 39 में 72 फाइनेंस सेक्टर वाली ऑडिट। 40 के अंदर जो डिटेल मांगता है, जो टर्नओवर हो गई कि भाई टोटल टर्नओवर इतने, जीपी रेशियो इतना है, एनपी रेशियो इतना है, उसके बाद हमारी स्टॉक टर्नओवर रेशियो इतना और मटेरियल कंज्यूम्ड अपॉन फिनिश गुड्स का रेशियो इतना है, इस साल की भी और पिछले साल की भी। क्लॉज 41 के अंदर आ जाएगी अगर कोई डिमांड रेज हुई अदर देन इनकम टैक्स एक्ट, जीएसटी एक्ट में, वैट एक्ट में, स्टेट एक्साइज एक्ट में, जो भी हमारी डिमांड रेज हो उसकी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। क्लॉज 43 के अंदर आ जाएगा जो हमारी अल्टरनेट रिपोर्टिंग है, इंटरनेशनल टैक्सेशन, अगर नेम ऑफ पेरेंट एंटिटी या फिर अल्टरनेट रिपोर्टिंग एंटिटी और डेट ऑफ रिपोर्ट, जो 286 के अंदर हमें इनकम टैक्स के हिसाब से फर्निश करनी पड़ती है। और क्लॉज 44 के अंदर आ जाएगी 44 के अंदर टोटल एक्सपेंडिचर जो जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है कंपनी और जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है कंपनी, उनकी डिटेल सारी आ जाएगी। दैट्स इट, हो गया क्लॉज खत्म। इन्हीं क्लॉजेस के अंदर से ऐसे क्वेश्चन पूछ लेती है, कुछ है नहीं इसके अंदर, दो चार बार देखोगे ना तुम्हें सारी चीजें याद हो जाएगी। इसी में से क्वेश्चन आते हैं, जो चीज डिटेल है ना वो डिटेल मांगते हैं बस, और तुम्हारा क्लॉज नंबर टेस्ट करते हैं सबसे बड़ा। क्लॉज नंबर अगर तुमने ठीक लिखा है ना और क्वेश्चन को एज इट इज चिपका देना, ऑलमोस्ट यही होता है। और या फिर एक जो टर्नओवर वाला क्वेश्चन है ना, इसमें से क्वेश्चन आया था मेरे एग्जाम में, आया था ये वाला क्वेश्चन, रिवीजन ऑफ टैक्स ऑडिट रिपोर्ट किस किस वजह से हो सकती है, और वैसे तो नहीं होती बट 3 रीजंस ऐसे बताओ जिसकी वजह से टैक्स ऑडिट रिपोर्ट रिवाइज हो सकती है। और कंसीडरेशन व्हाइल फर्निशिंग दी फॉर्म 3CD, इसको चाहे तुम छोड़ के चल जाना, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। टर्नओवर देख लेना, और हु शुड गेट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिटेड, तुम्हें पता ही है, ये मैंने तुम्हें समझाया गया था। ऑडिट रिपोर्ट फॉर्म से बता दी, 3CA कब लगता है, 3CB कब लगता है, 3CD कब लगता है, ये पूरा चैप्टर खत्म। कुछ है चैप्टर के अंदर याद सा भी हो गया होगा, एक दो बार देख लोगे याद हो ही जाएगा, इसमें कुछ है नहीं। इसकी ना मेमोरी टेक्निक बना नहीं सकते थे क्लॉजेस की, वरना हो सकता है अगले अटेम्प्ट तक मैं बना दूं, अभी तो नहीं बन पाएंगे, मैंने काफी मेहनत करी थी, बट चलो ठीक है कोई नहीं। बट इससे तुम्हें काफी हद तक आइडिया लग गया होगा कि चैप्टर आसान है, एक दो बार देखोगे तुम्हें याद भी हो जाएगा। ठीक है, ओके चलो बाय बाय, थैंक यू। अच्छे से पढ़ाई करना और टैक्स ऑडिट वाले चैप्टर को अच्छे से देखना, तुम्हें मजा आ जाएगा। बाय बाय, सी यू।